कहानी अब मैं आप सबको अस्सलाम अलैकुम। एक कंप्लीट नावल आपके लिए जिसका नाम है मुख्तसर सी बात है, बाय आसिया रईस ख़ान। तो फिर सुन लीजिए। बाप बेटी के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हों तो बंदी की मेहनत ठिकाने लगाने आ जाएं। मुसर्रत ने पानी की बोतल मेज़ पर रखी और कुर्सी संभालते हुए बाप बेटी को आवाज़ लगाई, चलो भाई, वरना बेगम मेहनत की नाकदरी पर नाराज़ हो जाएंगी। अब्बा ने उठते हुए इसे भी इशारा किया। आपकी इसी फर्माबरदारी ने आपकी बेगम को नाजुक मिजाज बना दिया। उसने उठते हुए माँ को छेड़ा, और तुम्हारे बाप ने तुम्हें सर चढ़ा लिया। पीछे से दादी ने तीखा सा लुकमा दिया। वो दूर थीं, वरना लुकमे के साथ उनकी छड़ी से एक हल्का सा वार भी ज़रूर होता। दादी, सारे ख़ानदान मोहल्ले में मुझ जैसी मुनकसरल मिजाज लड़की नहीं मिलेगी। मुनकसरल मिजाज मतलब पता है इसका? आज ही कहीं पढ़ा और लुगत शरीफ से रुजू किया था, इसीलिए तो याद रह गया। उसने दादी को आंख मारी और वो आग बगोला हो गई। शर्म, हया, लिहाज सब मर गया इस लड़की में। उन्होंने सारा गुस्सा कुर्सी पर निकाला। अब्बा ने इसे इशारे से चुप रहने को और इसने भी मुंह पर उंगली रखकर यकीन दिलाया कि अब हद में रहेगी। अपनी बहन से ही कुछ सीख लो। दादी ने साथ वाली कुर्सी पर बैठी बड़ी पोती को प्यार से देखा। सब एक जैसे हो जाएं तो ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी दादी, पूछ लें आप ही से। इसने मुस्कुराती आलिया को भी शामिल करना चाहा। इबाद नहीं आया अभी तक। अम्मी ने दीवार पर टंगी घड़ी देखते हुए पूछा कि ये मुदाखलत लाजमी थी, वरना दादी पोती ना रोकती। फ़ोन लगाओ इसे, दादी ने हुक्म दिया। पहले ही बात को कॉल लगाकर फ़ोन कान से लगा चुकी थी। आ गया हूँ, रिंग कानों में और इबाद की आवाज़ दाखिली दरवाजे में गूंजी थी। फ़ोन रखते हुए इसने फेसबुक का इत्तलाई पैगाम देखा। इसकी पोस्ट पर कई लाइक्स और तबसरे थे। ज़रा देर पहले इसने अपनी और अब्बा की सोफ़े पर बैठी तस्वीर अपलोड की थी, जिसमें उनके चेहरे नहीं बल्कि नशिस्त का अंदाज़ और हाथ पैर दिखाई दे रहे थे। उसने साथ लिखा था, बकौल अम्मी, बाप बेटी मुज़ाकरात। अब इस मनहूस डिबिया को एक तरफ रखो। दादी ने अपनी छड़ी से इसका फ़ोन दूर हटाया। दादी, दोबारा करें ज़रा, मैं एक फ़ोटो ले लूँ। इसने तस्वीर लेने के लिए कैमरा ऑन करते हुए पूरे जोश में कहा। दोबारा छड़ी साबका अंदाज में आगे करने को कहा। फ़ोन को जादू से गायब करने वाली दादी की छड़ी। इस कैप्शन के साथ पोस्ट करूंगी, दादी जो सादगी से दोबारा छड़ी आगे करने लगी थी, वो इसके कंधे पर दे मारी और इस कारी ज़र्ब पर वो बिलबिला उठी थी। मेज़ पर खाना लगाते हुए इस माजी में खो गई थी, जहाँ ऐसे बेशुमार खुशगवार मंजर बिखरे हुए थे। हंसते मुस्कुराते लम्हे थे, खट्टी मीठी नोक झोंक और डांट डपट थी। वो सब साथ थे। हटो भी, आलिया ने इसे शाने से इसे धक्का दिया तो वो चौंकी। दोनों हाथों में प्याले लिए खड़ी थी। वो एक तरफ हो गई। अम्मी, अब्बा और दादी को बुला लो। मेज़ पर प्याले रखते हुए इसने कनूत को काम सौंपा। वो सुस्त कदम उठाती नजमुल हसन और मुसर्रत के कमरे की तरफ चल दी। दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो अम्मी दीवार की तरफ करवट किए लेटी थी और अब्बा कुर्सी पर बैठे किताब को तक रहे थे। खाना लगा दिया है, चलें अब्बा। मसहरी के करीब आकर इसने अम्मी के कंधे पर हाथ रखा। अम्मी चलें। भूख नहीं है बेटा, उन्होंने करवट बदले बिना जवाब दिया। कैसे भूख नहीं है? मेरे साथ ही नाश्ता किया था आपने और मेरा तो भूख से बुरा हाल है। उसने इनका रुख अपनी तरफ किया। तब तक अब्बा किताब रखकर खड़े हो गए थे। चलो मुसर्रत। दरवाजे की सिमत जाते हुए उन्होंने आदतन कोई शौक या शरारती सा जुमला नहीं कहा। वो बच्चों को फिक्रमंद और परेशान नहीं देखना चाहते थे, इसलिए मामूल के कामों में अम्मी की तरह मुज़ाहिमत या इनकार नहीं करते थे। हालांकि इनकी दिली कैफियत और अंदर का हाल बीवी से जुदा ना था। शौहर के कहने पर वो उठ बैठी। घर में भी हमेशा तैयार रहने वाली इसकी अम्मी ने सुबह से अब तक वज़ू के लिए चेहरे पर पानी डाला था, बस। इसके बाद ना मुँह धोया ना बाल बनाए थे। साड़ी भी 2 दिन से नहीं बदली थी। चलो। हाथों से बाल समेट कर उन्होंने पैर फर्श पर रखे। वो दोनों मेज़ पर पहुंची तो अब्बा वहाँ नहीं थे। वो दादी को लेने इनके कमरे में गए थे। पिछले 1 हफ्ते से सब एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, एक दूसरे की खातिर मामूलात ज़िंदगी निभा रहे थे, और इन्हें इन सब के लिए मजबूर करने वाला इबाद जाने कहाँ था। उस पर लगे इल्ज़ाम का दुख ज़्यादा था या इसके कुछ कहे बिना मुँह छुपाने का गम? कुछ समझ नहीं पा रहा था। हफ्ता पहले भी उन्होंने यूँ खामोशी से खाना नहीं खाया था, और जब आलिया छोटे सलमान के हमरा मैके आई होती तो ज़्यादा ही हंगामा, जोश और शोर होता था। सबके जज्बात के समंदर में तुग़यानी थी। मगर ज़ाहिरी ज़िंदगी मशीनी हो गई थी। वो सब लगे बंधे काम करते और घर में सन्नाटा राज होता।
کل رات جب نور الحسن نے اس کے فون کی لوکیشن معلوم کرنے کے لیے کسی کی مدد لینے کی تجویز رکھی تو ابا نے بات تک پہنچنے، اس سے رابطہ بحال کرنے اور اس کی تلاش میں اس کے دوستوں سے رابطہ کرنے تمام ہی کوشش سے اسے روک دیا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے کہ ہم کوششیں کرتے رہیں، بلکہ سمجھدار ذہین انسان ہے۔ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، جب تک وہ نہیں چاہے گا ہم اس کا سراغ نہیں لگا پائیں گے۔ جب وہ چاہے گا خود ہم تک اپنی خبر پہنچا دے گا، اس لیے اس تک رسائی کی لا حاصل خواری کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں اپنی تینوں اولاد کے مزاج اور عادات کا خوب علم تھا، اور یہی بات اب انہیں کچوکے لگاتی تھی کہ کیا واقعی انہیں سب پتہ تھا۔ ایک ہی شہر میں کچھ فاصلے پر چاچو یعنی نور الحسن کے گھر میں عباد کے چلے جانے اور اس قدم کی وجہ پر سب میں افسوس اور غصہ بھرا ہوا تھا، سوائے انتصار کے جس کی اپنی الگ دنیا تھی۔ اسے خاندان کے معاملات میں کبھی اتنی گہری دلچسپی نہیں رہی تھی کہ اس کے معمولات زندگی کو متاثر کرتے۔ اس کا حساب ہمیشہ سن لیا آگے بڑھ گیا والا رہتا تھا۔ وہ اپنے مسائل پر بھی خود کو لمبے وقفے کے لیے الجھائے رکھنے کا قائل نہیں تھا، جبکہ نور الحسن بھائی کے گرویدہ تھے، ان کی خوشی میں خوش، ان کی پریشانی میں پریشان، اب بھی فکر مند تھے۔ عقیلہ کو اس لڑکی کی شناخت کی زیادہ فکر تھی، ویسے بات کے متعلق ان کی رائے اچھی تھی۔ اور رہی ندا، تو وہ بھی تایا سے باپ سے محبت کرتی تھی، لیکن اب عقیلہ اور ندا کے مابین سارا وقت زیر بحث، زیر تعصب، زیر ملامت رہنے والا موضوع کل سے باسی خبر کی طرح اپنی اہمیت کھو چکا تھا۔ اور عقیلہ انتصار کی نئی تکرار شہ سرخی میں تھی، جس سے صرف نور الحسن بے خبر تھے۔ وہ بضد تھا کہ عقیلہ اس کی پسند ماہم کے لیے رشتہ لے کر جائیں، اور عقیلہ کو ماہم تصویر میں اتنی بری لگی تھی کہ وہ رسماً اسے دیکھنے اس کے گھر جانے کو تیار نہیں تھی۔ ایک بار دیکھ تو لیں، مجھے یقین ہے پھر آپ کا ارادہ بدل جائے گا۔ اس کا اصرار ہنوز جاری تھا۔ اسی لیے نہیں دیکھنا مجھے کہ ارادہ نہیں بدلنا تو ٹھیک ہے۔ وہ جو پچھلے 15 منٹ سے ان کے قدموں میں فرش پر بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا۔ میں خود ہی جا کر کہہ دیتا ہوں کہ میرے پیرنٹس کو کوئی اعتراض نہیں، بس ایک فیملی ٹریجڈی کی وجہ سے فوراً آ نہیں سکتے۔ آپ رشتہ پکا سمجھیں۔ اس کی ہتھیلیاں آپس میں ٹکرا کر فرضی دھول جھاڑی۔ لڑکی والے اس طرح رشتہ پکا نہیں کرتے۔ عقیلہ ذرا جو متاثر ہوئی ہوں، آپ دیکھتی رہیں، میں کر کے دکھاؤں گا۔ اب پورے یقین سے دعوت مبارزت دیتا چلا گیا۔ عقیلہ نے مضطرب ہو کر پہلو بدلا۔ کوئی بعید نہ تھا کہ وہ واقعی رشتہ پکا کر آتا۔ وہ تو بنا ہی حرفوں سے تھا، فن گفتگو میں طاق اور شیشے میں اتارنے کا ماہر۔ جتنا وہ باپ سے ڈرتا تھا، اتنا ہی سے ماں پر بھروسہ تھا کہ اس کا بگاڑا ہر کام وہ سنبھال لیں گی۔ میاں اس وقت بھتیجے کے کرتوت پر اس قدر نالاں اور افسردہ تھے کہ ان سے اس معاملے میں مداخلت کا کہنا ایک نئی جنگ کا طبل بجانا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد اس کے کمرے میں پہنچی۔ ذرا صبر نہیں ہے تمہارے اندر؟ گھر کا ماحول اور اپنے باپ کا موڈ دیکھ کر بھی ضد کہ ابھی اس لڑکی کے گھر چلو۔ تمہارے پاپا کا موڈ بحال ہونے دو، پھر جائیں گے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ عباد صفائی اور وضاحت دینے کے بجائے بھاگ گیا۔ کب تک اس کی بزدلی کا ماتم منائیں گے؟ اس وجہ سے باقیوں کی زندگی کیوں رکے؟ کیا حاصل ہوگا اس سے؟ اس طرح عباد واپس آ جائے گا یا وہ لڑکی الزام واپس لے لے گی؟ بہت اچھے، یہی سب اپنے باپ سے جا کر کہو۔ جاؤ، شاباش۔ عقیلہ نے سر کے اشارے سے ان کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ سچ سننے کا حوصلہ سب میں نہیں ہوتا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اپنے لاڈلے بیٹے کے یہی انداز عقیلہ کو بہت کھلتے تھے کہ ماں کے سامنے ہی شیر ہوتا تھا، اور باپ کے سامنے منہ کھولنے کا حوصلہ بھی سب میں نہیں ہوتا۔ وہ اس کی ہٹ دھرمی اور ضد سے اس قدر عاجز آ چکی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز اور کاٹ ان کے لہجے میں در آئی تھی۔ آپ ایسے زہر میں بجھے تیر چلاتی ذرا اچھی نہیں لگتی۔ اس نے ماں کے دونوں گال چٹکیوں میں پکڑے۔ بے غیرت! انہوں نے اس کے ہاتھ جھٹکے، پھر پیٹھ پر 72 لگائے۔ ماں کے ساتھ ایسی بےہودہ حرکت کرتے شرم نہیں آتی؟ یہ بےہودگی نہیں، پیار کا اظہار ہے پیاری اماں۔ اس نے پھر وہی حرکت کی اور عقیلہ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے باہر بھاگ گیا۔ وہ ماہم کے گھر جانے مشروط ہی صحیح مان تو گئی تھی، اتنا بھی کافی تھا۔ پھر عقیلہ نے ندا کو ماہم والی بات بتا کر بھائی سے تفصیلات نکلوانے کا کام سونپ دیا تھا۔ نجم الحسن کو پروفیسر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے 4 سال ہو چکے تھے، مگر طالب علم اب بھی ان کے پاس رہنمائی اور مدد کے لیے آتے تھے۔ انہیں بھی کسی طرح اس پیشے سے رشتہ قائم رکھنا پسند تھا۔ اس یونیورسٹی میں عباد کا MSc کا آخری سیمسٹر تھا۔ پرچے ہو چکے تھے۔ اس دن انہیں یونیورسٹی سے فون آیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک قیامت ان کی منتظر تھی۔
کالج کی ایک لڑکی نے عباد کے خلاف جنسی ہراسانی کی شکایت درج کی تھی۔ انتظامیہ نے شکایت کنندہ کی شناخت، اس کے ثبوت یا خط خفیہ رکھا تھا، مگر یونیورسٹی سے ان کا تعلق، ان کی خدمات، ان کے احترام کے پیش نظر کارروائی کرنے سے پہلے نجم الحسن کو آگاہ کر دیا تھا۔ اسی دن وائوا کے بعد یونیورسٹی کی کمیٹی کے سامنے اپنا موقف اور صفائی پیش کرنے کے بعد عباد گھر نہیں آیا۔ سب اس کا انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ اس عجیب صورتحال اور اس کی عدم موجودگی پر وہ سب حیران، فکر مند اور ناراض تھے۔ ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ تمام رات گھر سے باہر رہا ہو۔ اگلی صبح مسرت کے فون پر ایک پیغام ملا: میں ٹھیک ہوں، آپ سب فکر نہ کریں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، نہ کروں گا۔ میں انٹرویو کے لیے آؤٹ آف سٹی ہوں۔ اس کے بعد سے پھر فون بند تھا۔ سب پھر اس کے منتظر کہ انٹرویو کے بعد گھر آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آیا، نہ اس کا فون سوئچ آن ہوا۔ کچھ خبریں آگ کی طرح نہ بھی پھیلیں تو راز بھی نہیں رہ پاتی۔ سچ جھوٹ کے تڑکے کے ساتھ افواہیں اور قیاس آرائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس کے گھر نہ آنے اور رابطے پہنچ سے باہر ہونے کا سن کر یونیورسٹی نے اسے معطل کر دیا تھا۔ حالانکہ اب اسے فائنل سیمسٹر کے نتیجے کا انتظار تھا، اس معطلی کی کوئی حیثیت نہ تھی، مگر انتظامیہ کو لڑکیوں کے لیے محفوظ تعلیم گاہ کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا ضروری تھا۔ لڑکی کی جانب سے اس قسم کی شکایت پر سیاست بھی خوب ہوتی ہے اور انتظامیہ اس سے بچنا چاہتی ہے۔ ان سب کے لیے کسی لڑکی کی شکایت، الزام اور لوگوں کی باتیں کم نہ تھیں کہ عباد کا کسی سے بات کیے بغیر چلے جانا اور رابطہ منقطع کر لینا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اس کا فرار اس کے خلاف گواہ بن گیا تھا۔ قنوت کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کے بھائی نے ایسا کچھ کیا ہوگا۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اکثر پذیرائی نہ ملنے پر بھی لڑکیاں ایسا کر جاتی ہیں۔ وہ تھا بھی کتابی کیڑا جس کے لیے علم، ریاضی اور گھر کے علاوہ کوئی تیسری شے اس کی توجہ کی مستحق نہیں تھی۔ مگر اس کی غیر موجودگی کا معمہ بھی حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہی حال والدین اور دادی کا تھا۔ عالیہ بھی بیٹے کے ساتھ سسرال سے آ گئی تھی۔ سسرال میں خفت اور بھائی کے لیے سرگوشیوں میں ابھر رہے شکوک کی وجہ سے اسے بات پر اور ان سب سے زیادہ غصہ تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس سے متنفر ہوئی تھی۔ چونکہ یہ بات کا فائنل امتحان ہو چکا تھا، اس لیے استفسار کرنے والوں سے کہہ دیا گیا کہ اسے ایک جگہ انٹرنشپ کا موقع ملا ہے اور وہ اسی سلسلے میں دوسرے شہر میں ہے۔ یہ الگ بات کہ سب نے یقین نہیں کیا تھا۔ اس کی جماعت میں لڑکیاں بھی دو ہی تھیں، جن میں ایک شادی شدہ تھی، دوسری اپنے ہم جماعت کی محبت میں گرفتار۔ ان کے لیے بھی یہ بات غیر یقینی اور ناقابل یقین تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کے سوال بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے پاس الفاظ کم اور کم ہونے لگے تھے۔ عقیلہ انتصار کو ٹال کر مطمئن تھی، لیکن جلدی بیٹے نے انہیں اپنی ضدی خصلت یاد دلا دی جو ماں کے مقابل ہی سامنے آتی تھی۔ ماہم کے لیے کئی پروپوزلز ہیں، اس کے گھر والے سنجیدگی سے فائنل جواب دینے پر غور کر رہے ہیں۔ تو دل میں تو دعا کی کہ اللہ کرے کسی کو فائنل ہاں کہہ چکے ہوں، لیکن انتصار سے بے نیازی سے پوچھا تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ کل شام آپ ان کے گھر آ رہی ہیں۔ ساری بے نیازی ہوا ہو گئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، وہ بھننا ہی گئیں۔ تمہارے پاپا کو بھنک بھی پڑی تو گھر میں طوفان آ جائے گا، انہیں کون بتائے گا؟ مطلب تم؟ آپ انہیں بس یہ یقین دلا دیں کہ خاندان کا نازک مسئلہ حل ہوتے ہی آپ اور پاپا ان سے مل کر شادی کی تاریخ طے کر لیں گے۔ عقیلہ نے جانے مارے صدمے کے یا مارے غصے کے کسی وجہ سے اسے سختی سے توپیں بند کر لی تھیں۔ تو تم نے رشتہ خود ہی طے کر لیا، بلکہ شادی بھی بس فارمیلٹی کے لیے تمہاری کئی تاریخ پہ ان کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اوفو، ایسا کچھ نہیں ہے ممی۔ اسے ماں کی صورت دیکھ کر اپنی بات کی گھمبیرتا کا احساس ہوا۔ آپ ملیں گی تو مجھے یقین ہے ماہم آپ کو پسند آئے گی، انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اس کی فیملی بھی پڑھی لکھی اور ویل نوڈ ہے، اور پھر مسلسل ماہم کے حق میں دلائل پیش کیے جا رہا تھا اور عقیلہ کو لگا جلد یہ اونٹ اپنی مرضی کی کروٹ بٹھا دینا چاہیے۔ اگلے دن وہ اس کے ساتھ ماہم کے ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے والدین اظہار ہمدردی، پھر آج کل کے بچوں کی بے راہ روی، اپنے بچوں کی شرافت اور اپنی تربیت پر شروع ہو چکے تھے۔ عقیلہ کے تعلقات جیٹھ جٹھانی سے روایتی سے کھٹے میٹھے تھے، ساتھ ہنستے بولتے تھے، تو شکوے شکایتیں بھی ہو ہی جاتی تھی۔ بوجہ ان کی شادی نجم الحسن اور مسرت سے پہلے ہوئی تھی۔ وہ دونوں دور کے کزنز بھی تھے، جبکہ ان کی ساس کو بڑے بیٹے کے موافق تعلیم یافتہ بہو خاندان سے باہر بڑی دیر سے ملی تھی۔ اس وقت اجنبیوں سے ان کے بارے میں حتمی اور منفی رائے، بلکہ بات کے قصوروار ہونے کا فیصلہ انہیں اچھا نہیں لگا۔
जहाँ रिश्ता बनने की उम्मीद हो वहाँ बंदा राय देने में मोहतात होता है, और वो पहली मुलाकात में इतने पुरएतमाद थे कि बात की आवारगी बदकिरदारी का जिक्र कर रहे थे। ये अंदाज़ और एतमाद इन्हें खल गया। अभी ये इनकी पहली मुलाकात थी। उन्होंने रिश्ते वगैरह की बात छेड़ी भी नहीं थी और वो लोग इस कदर आगे निकल गए। उन्हें बेटे की बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आया। फिर जब माहम को देखा और सुना तो इन्हें फ़ैसला करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। सामने बैठी लड़की इंतसार के अहमकपन और अपने वालिदैन की तरबियत महदूद आज़ादी वाली तकरीर के ख़िलाफ़ मुजस्सम सबूत थी। ऐसे मौक़ों पर शर्म हया से गुलाबी होना और सर झुकाना इस नस्ल में आउटडेटेड होता था, लेकिन वक़ार, एहतराम और हदूद का लिहाज तो हर इस तबके और नस्ल में होता है जो बाइज़्ज़त और आला सिफ़ात रखती हों, और ये सब इसमें नदारत था। इसका अंदाज़े गुफ्तगू, लिबास, असलूब नशिस्त व बर्खास्त सब इन्हें अपने घर के माहौल के मुतज़ाद लगा। इस घर के माहौल में बच्चों को दी गई बेजा आज़ादी और अख्तियारात का नतीजा साफ नज़र आ रहा था। वो इनके घर में और इंतसार की ज़िंदगी में कहीं फिट नहीं हो सकती थी। यह माँ की छठी हिस्स का फ़ैसला था। जाने क्यों वो इन्हें इंतसार के लिए संजीदा भी नहीं लगी। जब उसने कहा कि इंतसार न्यूज़ीलैंड में जॉब देख रहा है और वो भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए कोशिश कर रही है, इसे वहाँ जॉब मिल जाए तो इसके दाखिले में भी मदद मिलेगी, तब वो जैसे उनके सामने सारी गुत्थी सुलझ गई। घर पहुँचने तक मेरा लाल, मेरा चांद पुकारने वाली मुशफ़िक माँ मैं दूध ना बख्शूँगी, मेरी लाश से गुजरना होगा कहने वाली मखसूस मौक़ों वाली रिवायती माँ ज़ोरों शोर से बेदार हो चुकी थी। साथ ही मुल्क से बाहर जाने का सोचने पर भी टांगे तोड़ देने की धमकी अलग से दी गई थी। नूरुल हसन से छुप छुपा के माँ बेटे की बहसों के कई सेशंस चले। निदा कभी माँ को समझाती तो कभी भाई को, ताहम कोई पीछे हटने को तैयार ना था, ना समझने को। इसे इंतसार पर हैरत हो रही थी जो पहली बार माँ से इतना उलझ रहा था। बड़ी देर से नूरुल हसन दादी के साथ बैठे बड़े भाई के फारिग होने का इंतज़ार कर रहे थे जो अपने तालिबे इल्मों के साथ मसरूफ़ थे। शाम का वक्त था, इसलिए उन्होंने पोर्च में अपनी क्लास शुरू कर दी थी। देखो बेटा, भैया की मीटिंग ख़त्म हुई या नहीं? वो कनूत पहली बार उनके कहने पर देख आई थी, लेकिन जब उसने गौर किया तो महसूस हुआ कि चाचू में कुछ कहने की बेकरारी, बेताबी और इस्तराब है, और इसका दिल खुश फहम होने लगा कि ज़रूर उन्हें बात की कोई ख़बर मिली है। उसने 2-3 बार बाहर झांक कर देखा। एक बार कह भी आई कि चाचू आपका वेट कर रहे हैं। इस कदर महव थे अपने पसंदीदा काम में कि जान ही नहीं सके वो उन्हें जल्द क्लास ख़त्म करने का इशारा दे रही है। वो कुछ वक्त के लिए घर का कशीदा माहौल और उसकी वजह फरामोश किए हुए थे। इस बार भी इसे जाली से इधर झांकते देखकर सुमेरा इसकी बेचैनी भांप गई। सर, आज यहीं तक, बाकी के लिए हम कल शाम फिर आ जाएंगे। ये शर्त क्या आप फारिग हों? उनके सांस लेने के वक्फे का फ़ायदा उठाकर उसने झट कह दिया कि वो इसका गायबाना शुक्रिया अदा करती वहाँ से हट गई। इस साल उनके पास आने वाले तालिबे इल्म 4 थे, सुमेरा, ज़ायरा, नबील और शुएब। पिछले साल 5 अफराद थे, 3 लड़कियाँ और 2 लड़के। कनूत का मजमून नफ्सियात था, लेकिन तारीख से भी दिलचस्पी थी उसे। नूरुल हसन ने बात शुरू करने से पहले इससे अच्छी सी चाय की फरमाइश की और वो सर हिलाती बाहर निकलकर दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ी हो गई। उनकी बात तो किसी और ही दुनिया की थी, लेकिन हैरान या नाराज़ होने के बजाय इसका मुंह बन गया था। अभी शादी ब्याह की बात करने का कौन सा वक्त है? अंदर दादी भी बात सुनते ही हत्थे से उखड़ गई। छड़ी फर्श पर मारते हुए छोटे बेटे को डांट दिया। कुछ ऐसी तासुरात मुसर्रत और नजमुल हसन के भी थे। अम्मा गुस्सा न करें, मेरी बात की गैर मौजूदगी में खुशियाँ मनाने का नहीं कह रहा, मगर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें आप। उन्होंने माँ से निगाह हटाकर भाई भाभी को देखा। आगे के मज़ाकरात में अब इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बावर्ची खाने में आकर चाय बनाने लगी। सबके पास आइडिया ख़त्म हो गए, कुछ भी सोच रहे हैं अब। चाय चढ़ाते हुए इसने सर झटक के सोचा, अगर आप सबको एतराज़ ना हो और कनौत भी राज़ी हो तो शादी कल के बजाय आज कर लेने में क्या हर्ज है? इस जल्दबाजी की वजह मेरा यकीन है कि ये खबर सुनकर इबाद घर आ जाएगा। इसके बाद वो दूर रह ही नहीं सकता। वो तीनों इस अनोखी बात पर चौंके थे और मुसर्रत ने बेचैनी से पहलू बदला। वो शौहर के अपने भाई और बहना से एक्स्ट्रा जज्बातीपन और लगाव से खूब वाकिफ़ थी। उनका यही मिजाज अक्सर व पेशतर इन दोनों के दरमियान चपकलिश के वजह बनता था। इतने दिन हो गए इसने किसी से रब्ता किया, ना ही वापस आया। शादी की बात सुनकर इसे लगेगा हम इस फेज़ से निकल गए हैं। उस पर गुस्सा है, ना नाराज़ है, और दीगर मसाइल की तरह इस वाक़े को कुछ वक्त देकर आगे बढ़ रहे हैं।
ہمیں دنیا کیا کہہ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ شرمندگی کے باعث ہمارا سامنا کرنے سے کترا رہا ہے تو ہمیں خود ہی اس کے لیے آنے کا موقع پیدا کرنا چاہیے۔ وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں رہی، ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، اسے خود سے الگ کر دیا، تبھی اس کی غیر موجودگی میں قنوت کی شادی کر رہے ہیں۔ وہ مزید دل برداشتہ ہو جائے گا، خود کو بالکل تنہا سمجھے گا۔ مسرت کی آواز بھیگنے لگی تو وہ رک گئیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے وہ جو بھی سمجھے گا آئے گا ضرور۔ یہ ایسا موقع نہیں کہ وہ دور رہ سکے۔ نور، میں سمجھتا ہوں تم بھی اس کے لیے فکر مند پریشان ہو اور اسے جلد سے جلد اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہو، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ہاں تمہارے پروپوزل پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور ایک بار بات آ جائے تو باقی سب کی مرضی بھی پوچھ لیں گے۔ انہوں نے بھائی کا مشورہ اور منصوبہ رد کر دیا۔ قنوت بوجھل اور خاموش فضا میں التاش پیدا کرتی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ آپ ندا کو ساتھ کیوں نہیں لائے چاچو؟ کتنے دن سے آئی نہیں وہ؟ اس نے کہا ہے تمہیں ساتھ لے آؤں۔ انہوں نے مسکرا کے بیٹی کا پیغام دیا۔ ہاں تم چلی جاؤ، کتنے دن سے گھر سے نکلی نہیں ہو۔ مسرت نے بیٹی کو دیکھا۔ عباد کے جانے کے بعد سے وہ بھی گھر میں بند تھی۔ اس کا موڈ نہیں تھا، لیکن جب سبھی اصرار کرنے لگے تو وہ بادلے ناخواستہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ ندا اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ اب کچھ دن یہیں رہو، میں تمہیں لینے آئی ہوں، ہفتہ بھر کی تیاری کر لو، کل چلیں گے واپس۔ اس کے بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے حکم جاری کیا۔ وہ ہم عمر تھیں اور ان میں دوستی بھی تھی، اکثر ایک دوسرے کے گھر، ایک دوسرے کے کمرے میں ساتھ قیام بھی کرتی تھیں۔ عباد بھائی والی بات کے بعد سبھی پریشان تھے، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہاں آؤں یا نہیں، حالانکہ بہت دل چاہ رہا تھا۔ تمہیں تو عباد بھائی پر یقین ہے نا؟ قنوت نے اچانک پوچھ لیا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ اس کے بازو پر لیٹ گئی۔ سب اس طرح کوریدنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں نا کہ بہت غصہ آتا ہے۔ جب وہ انہیں مجرم مان ہی چکے ہیں تو گھر آتے ہی کیوں ہیں؟ اور یہ عباد بھائی؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ ویسے ہی ان کا مزاج نہیں، اس طرح غائب ہو جائیں۔ یہی تو سب سے عجیب بات ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کر کیوں رہے ہیں؟ ابا سے ڈر کے، لوگوں کے طعنوں اور باتوں سے ڈر کے، یا کوئی اور بات ہے؟ وہ کہیں یہ سچ تو نہیں؟ کئی امکان سوچتے ہوئے اب بھی جھجکتی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی ہوں گے؟ ندا اٹھ کر سلیپر پہننے لگی۔ اس وقت کیا کام؟ اس کی موجودگی کے احساس سے اس کا منہ کڑوا ہونے لگا۔ ابھی آئے ہیں، میں کھانا دے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو قنوت فون اٹھا کر انسٹاگرام اور فیس بک پر پوسٹ کرنے کے لیے کوئی امید افزا بات یا تصویر ڈھونڈنے لگی۔ اب اکثر وہ ایسی باتیں پوسٹ کرنے لگی تھی جو دیکھ اور پڑھ کر عباد کو ان سب کا احساس ہو اور وہ واپس آ جائے۔ چاچو کی بات پر اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا یہ بات وہ انتصار سے اس کی پسند یا مرضی پوچھے بنا کر رہے ہیں۔ اس کے کان میں بھنک پڑتے اس نے انکار کرنا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی ناپسندیدگی سے اچھی طرح واقف تھے۔ کسی دوسرے کے لیے دل میں پیدا ہوئے انوکھے اور خاص جذبات ایک دوسرے تک پہنچ ہی جاتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے۔ آج سوئی نہیں؟ اب تک لائٹ دیکھ کر ہی تمہیں بلایا، ورنہ یہ سیب کھا کر سو جاتا۔ ہاتھ دھو کر کرسی پر بیٹھتے انتصار نے سیب اٹھایا۔ قنوت آئی ہے تو کون جلدی سوتا ہے؟ اب کھانا کھائیں، سیب رکھیں۔ دادی بھی آئی ہیں، اکثر وہ دونوں ساتھ آتی تھی۔ اس نے سیب واپس رکھ دیا۔ نہیں، پاپا گئے تھے آج شام تایا کی طرف، ان کے ساتھ آئی ہے۔ اچھا، یہ بات کی کوئی خبر نہیں؟ اس نے مائکرو ویو سے پیالہ نکال کر میز پر رکھا۔ کھانا کھاتے ہوئے قنوت، عباد، تایا اور یہ مسئلہ سوچتے سوچتے اس کے ہاتھ اپنے مسئلے کا حل بھی لگ گیا۔ آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا۔ اس کے ضدی اور فیصلہ کن انداز پر عقیلہ کا دل ڈول گیا۔ ماں کا سب سے بڑا خوف یہی ہوتا ہے کہ بیٹا کسی لڑکی کی خاطر گھر بار، ماں باپ سب چھوڑ دے۔ دل میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے انہوں نے چہرے پر پھر کڑک سی بے نیازی طاری کی۔ میں ابھی پاپا سے جا کر کہتا ہوں کہ مجھے قنوت سے شادی کرنی ہے۔ ندا کے ہاتھ سے اے سی کا ریموٹ چھوٹ گیا اور عقیلہ تشویش سے اسے دیکھنے لگی۔ بھنگ چرس پر تو نہیں لگ گئے تم بیٹا؟ انہوں نے سہم کر پوچھا۔ آپ شام تک سوچ لیں، ماہم بہو کے طور پر قبول ہے یا قنوت؟ دھپ دھپ کرتا باہر نکل گیا۔ اسے اندازہ ہے تمہارے پاپا کو ہفتے اقلیم کی دولت مل جائے گی یہ سن کر۔ عقیلہ نے ندا کو مخاطب کیا۔ وہ تو فوراً شادی کروا دیں گے اس کی، وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ ندا نے فرش سے ریموٹ اٹھا کر اے سی آن کیا۔ انہیں یقین ہے آپ ایسا کبھی نہیں چاہیں گی اور ماہم کے لیے مان جائیں گی، اس لیے شوشہ چھوڑا ہے۔ ندا یہ سچ کہتے ہو خوش نہیں تھی۔ ماہم اور قنوت، بیٹا فیصلہ ان پر چھوڑ گیا تھا۔ انہیں شوہر کے اپنے خاندان کو اہمیت دینے پر اعتراض تھا، اور ان سب سے چڑنے کی وجہ شاید اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔
कनौत उनके घर आती जाती रहती थी। उन्होंने ख्याल रखा था कि उनके दिल के कांटे की चुभन इनके बर्ताव और रवैये में न दाराए कि वो इनकी बेटी की चहेती कज़न और दोस्त थी। इब्तदा में उनका रवैया महसूस करके जब निदा ने उन्हें एहसास दिलाया, वो तब भी अपनी बेटी की खातिर संभल गई थी। निदा दबे पाँव कमरे से चली आई। इंतज़ार दफ्तर में सारा वक्त फ़ोन को घूरता रहा कि वकीला की कॉल आई कि तब, लेकिन रात के 9 बजे तक कॉल तो दूर, एक पैगाम भी नहीं आया। बेहद झुंझला गया। इन्हें लग रहा है मैंने महज धमकी दी है। वो घर पहुंचा तो सब खाना खा रहे थे। पापा, मैं कनूत से शादी करना चाहता हूँ। इसके बिना तमहीद कही इस बात पर सिर्फ नूर का मुंह की तरफ जाता हाथ रुका था। बाकी दो ने जैसे सुना ही नहीं। इन दोनों ने मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया था कि दरमियान से हर बाप बेटे को फ़ैसला करने देना है। ये क्या तरीका है ऐसी बात करने का? उन्होंने निवाला वापस रकाबी में रखते हुए नागवारी से कहा, सॉरी, लेकिन मुझे कोई और तरीका समझ में नहीं आया। इसने रुक कर एक नज़र माँ पर डाली। मैंने कह दिया है, बाप देख लें। वो नरमी और सादतमंदी से कहकर वहाँ रुका नहीं। इस वक्त सब किस परेशानी में है और इस अहमक को शादी की सोच रही है। उन्होंने गिलास उठाकर लबों से लगाने से पहले कहा, वो अपना और बेटे का ख्याल मिलने पर कितना खुश थे, किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। फिर वो हुआ जो इंतज़ार के फरिश्तों ने भी ना सोचा था। वो उधर माँ की जानिब से इस खुशखबरी का मुंतज़िर था और इधर इसका फेंका दाव उसके गले का फंदा बन गया। अभी अभी मुसर्रत की कज़न इनसे मिलकर गई थी। बज़ाहिर हमदर्दी और तसल्ली में लपेट कर औलाद को संभालने, तरबियत देने जैसे मुश्किल काम की अहमियत और औलाद कितनी बड़ी आजमाइश है, इस उन्वान पर एक रिसर्च मकाले जितनी मालूमात फराहम करके गई थी। शुक्र था दादी इनसे दुआ सलाम के बाद कमरे में चली गई थी, वरना इनसे कब्ल इस सूरत हाल में दादी ने भी मसनूई हमदर्दी जिताने वाले से साफ लफ्ज़ों में इसका मतलब वाज़े करने की फरमाइश करके अच्छा खासा माहौल कशीदा किया था। उनके तहम्मुल सब्र का पैमाना जल्द लबरेज हो जाता था और अब तो पैमाने सबकी छलकने को बेकरार हो गए थे। जैसे इस वक्त मुसर्रत ज़ब्त ना कर सकें। वो बाहर वालों के सामने इसी बात पर कायम थे कि इबाद नौकरी के सिलसिले में गया, लेकिन दुनिया इतनी मासूम थोड़ी है। आखिर आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी लॉजिक मेरी समझ से बालातर है। शौहर से उलझ रही थी बेगम। मैंने कहा ना, वो खुद ना चाहे तो हम इसे ढूंढ नहीं सकते। वो कोई नासमझ बच्चा नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है आपको भी इस पर भरोसा नहीं, इसीलिए चाहते हैं कि वो सामने आए ही ना और आप बचे रहें। अपनी औलाद से ज़्यादा अजीज़ हो गई है दुनिया आपके लिए। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं इस बात से इसकी सुने बगैर कोई फ़ैसला नहीं करूँगा, और मुझे अपनी औलाद पर जो भरोसा था वो इसकी इस हरकत की वजह से ज़रा टूट सा गया। और अगर आप इसकी सुन के कायल ना हुए तो जो दुरुस्त होगा वो फ़ैसला होगा। कभी सोचा है कि शायद आपका यही मिजाज इसे घर नहीं आने दे रहा? इस इल्ज़ाम पर वो तड़प उठे। मुसर्रत वो माँ के जज्बात और लोगों की बातों के असरात समझते थे, फिर भी इन्हें इससे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैंने कब अपने बच्चों पर अपनी मर्ज़ी, अपने फ़ैसले थोपे हैं? तुम कब आओ, हमेशा इनकी सुनिए, इनकी बात को अहमियत दी है। इनकी शख्सी आज़ादी पर मैंने कभी कोई बंदिश नहीं लगाई। फिर भी अगर इबाद एक ऐसा सोचता है तो मैं मान लेता हूँ कि मैं एक नाकाम बाप हूँ। उन्होंने जानों पर रखी किताब उठाई और कुर्सी छोड़ दी। राहदारी की खिड़की के पास खड़ी कनौत वहाँ से हट गई। वो जानती थी अब नजमुल हसन हाल में टीवी लगाकर देर तक खबरें देखते रहेंगे ताकि कोई इनके पास जाए ना उनको मुखातिब करे। वो कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। आलिया वापस जा चुकी थी। कब तक इबाद के इंतज़ार में रुकी रहती? वो अब तक इस नहज पर नहीं सोचती थी कि ये बात गलत है या हुआ तो इससे कबल वो इस तरह गायब होने की मुमकिन वजूहात सोचती रहती थी, या कभी ये यकीन होने लगता कि कॉलेज वाली शिकायत नहीं बल्कि असल वजह कुछ और है। मगर इतने दिनों में आसपास के लोग और मिलने आने वालों की बातें इसे सोच के नए रास्ते पर डाल गई थी। फिर जैसे ही बात का यूँ गायब होना और इसके ख़िलाफ़ लड़की की शिकायत नाकाबिले यकीन थी, उसने इस बात को बुलाने का मंसूबा वैसा ही नाकाबिले यकीन बनाया। वो घर में दाखिल हुआ तो हाल में मौजूद चेहरों को देखकर ठिठक गया। खालू, खाला, मामू, मुमानिल, नूरुल हसन के कज़न जिन्हें वो चाचा बुलाता था, सब मौजूद थे। मुबारक हो बेटा, छोटे मामू ने उठकर इसे गले लगाया। अरे इसे बताया नहीं? इसकी सवालिया शक्ल देखकर उन्होंने हंसते हुए पलटकर नूरुल हसन को देखा। जुमा को निकाह है तुम्हारा? उन्होंने इसके शाने पर हाथ रखा। आसमान गिरा था इसके सर पर। सब बारी बारी से मुबारकबाद दे रहे थे और इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब जवाब में क्या कह रहा है।
वो मुस्कुरा के शुक्रिया कह रहा था और जैसे तैसे इनके बीच से निकलकर अकीला के पास पहुंचा। किससे मेरा निकाह? निदा चाय निकाल रही थी। तुमसे किसने कहा है? उनका सुकून कमाल का था। वो अंदर कह रहे हैं। और मैंने तो माहम से कहा था, ज़रा याद दिलाओ इसे, तुम्हारे पापा से क्या कहा था इसने? निदा से नज़र हटा के उन्होंने इंतज़ार को देखा। बताओ ना, तुमने अपने पापा से क्या कहा था? निकाह बल्कि शादी तुम्हारे पापा ने तय की है। मम्मी, वो घबराया, गड़बड़ाया सा उनके करीब आया। मजाक ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। उसने इनके आगे हाथ जोड़े। कोई मजाक नहीं कर रहा यहाँ। अब क्या? उन्होंने कड़कदार आवाज़ में कहा। मजाक तुमने समझ रखा था इस बात को। मुझे एक लफ्ज़ न कहना, तुम्हारे मुंह से सुना था तुम्हारे पापा ने। अब जो कहना है इनसे कहो। ट्रे लिए उसके बाजू से निकल गई। निदा वो लजाजत से कहता उसके पास आया। सॉरी। वो भी ट्रे लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इंतसार ने बालों में उंगलियां फंसाई और नए ख्यालों के बीच गौते खाता इसका सहल पसंद दिमाग इबाद के नाम पर रुक गया। वो आखिरी वक्त तक इबाद की ऊंची पुकार की मुंतज़िर ही रही, मगर वो ना आया और इसने जो दाव लगाया था वो हार गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने जानते बूझते जो कुल्हाड़ी के नीचे अपना पैर दिया है, अब इसका क्या करे। वो सुन सी बैठी थी कि आलिया दौड़ती हुई इसके पास आई। इबाद ने वीडियो मैसेज भेजा है। हाँ, ये देखो, इसने अब्बा के नंबर पर कब से भेजा है, अब्बा ने भी नहीं देखा। फिर अभी तो देखा उन्होंने। आलिया ने वीडियो चलाया। सॉरी दादी, अब्बा, अम्मी, आपी और बिल्ली, आप सब भी जानते हैं मैं 3 माह तक एक भी छुट्टी नहीं ले सकता। आप सब मुझे माफ़ कर दें। सबको शादी बहुत बहुत मुबारक। तुमने आखिर मेरे बिना शादी कर ही ली बिल्ली। वो वैसा ही था। इसकी आंखों का दुख और मुस्कुराहट के बावजूद चेहरे की उदासी छुपी नहीं थी। ऑल द बेस्ट। ये शादी हम सब के लिए मुबारक साबित हो। खुश और आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़। इसने हाथ बढ़ाकर रिकॉर्डिंग बंद की और वीडियो ख़त्म हो गया। सारे इसके गिर्द इकट्ठा हुए फ़ोन पर झुके थे। उसने आलिया के हाथ से फ़ोन लिया। अब चलें सब बाहर, थोड़ी देर बाद रुखसती है। इसे ज़रा सुकून से कुछ देर आराम तो करने दें। आलिया और निदा सबको समेट कर कमरे से बाहर करने लगी थी। अब फिर इस नंबर पर पैगाम और कॉल दोनों नहीं जा रही थी। इंतसार के मुतालिक मेरे ख़यालात जानते हुए भी नहीं आए। इसके अंदर शिकवों का ढेर बुलंद होता जा रहा था। रुखसती के वक्त रोते हुए जाने किस किस बात पर आंसू निकल रहे थे। सबको ये बात के ना आने से मायूसी हुई थी, लेकिन ये खुशी का मौका भी था, इसलिए वो मायूसी और अफसोस पीछे छुपाए सब मौके की मुनासबत से खुश थे। इबाद को बुलाने की कोशिश में इन सभी ने रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को एक और मौका थमा दिया था, लेकिन अब इसके वीडियो ने किसी हद तक बात संभाल ली थी। फिर भी जिन्हें ऐसे मौक़ों पर मज़ा लेने का चस्का हो वो कहाँ रुकते हैं। चाचू के घर जाते हुए गाड़ी की रफ्तार जितनी सुस्त थी, इसका दिमाग इतना ज़्यादा तेज़ चल रहा था। कभी माफ़ नहीं करूँगी भाई आपको। ऐसी क्या वजह है जो मेरे और इंतसार के एक साथ ज़िंदगी गुजारने के तसव्वुर से भी डरावनी है। आपकी वजह से इंतसार से शादी कर ली मैंने और अब मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। ये ख्वाब जल्द टूट जाए। ए अल्लाह, बागे हौसला भी दे मुझे। मेरा दिल तो ये दुआ करने पर भी आमादा नहीं कि निकाह के 2 बोल दिल में मोहब्बत डाल देते हैं। ऐसी बात मेरी ज़िंदगी की तफसीर बना दे, लेकिन अब तो इसी बात से उम्मीद रखना होगी। इसका दिलो दिमाग, बदन सब इस ख्याल पर एहतजाजन अकड़ गए थे। ए मेरे मालिक, पहले मरहले के लिए हिम्मत दे, हिम्मत ही हिम्मत दे मुझे। कहाँ फंस गई मैं। सच में कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें भाई। या अल्लाह, ये इंतसार। इसने ज़ोर से कराह कर आँखें मींची। निदा इन दोनों के साथ गाड़ी में थी और मुसलसल बोले जा रही थी अपने ख्यालों में। इसने गौर ही नहीं किया कि दूल्हा भी ज़ुबान और आवाज़ कहीं छोड़ आया है। इसे कमरे में पहुंचाने के बाद निदा और इंतसार की कज़न्स बड़ी देर तक वहीं गप्पे लगाती रहीं, कुछ इसे छेड़ रही थी। इसे कोफ्त हो रही थी। दिल ये भी चाह रहा था कि वो देर तक बैठी रहें। जल्दी निदा की खाला ने आकर सबको निकाल बाहर किया। वो महाज पर यूं ही पोजीशन संभाले बैठी थी, लेकिन जब काफ़ी देर तक दरवाजे पर कोई आहट, कोई चाप ना उभरी तो इसने अकड़ी कमर सीधी की और आहिस्ता से पलंग से उतर आई। वो कभी इंतसार के कमरे में नहीं आई थी। ये कमरा बाद में तामीर हुआ था। मकान के अगले हिस्से में बावर्ची खाना, मेहमान खाना और 3 कमरे थे। वो यूं ही दबे पांव चलती कमरे का जायज़ा लेती खिड़की के करीब पहुंची तो बाहर कदमों की आवाज़ आई। हद करते हैं भाई आप। निदा की झुंझलाई आवाज़ और अगली बात वो रुक गई। कब से मम्मी इशारे कर रही हैं। खाला ने 2 बार कह भी दिया और आप हैं कि जमे बैठे हैं। हद तो मम्मी ने कर दी, वो भी तपा हुआ था।
कनौत की सारी हिस्सियात चाको चौबंद हो गईं। उन्हें जिच करने के लिए नाम लिया और उन्होंने वाकई शादी कर दी। कबूल है, आपने कहा है, और अल्लाह के वास्ते आहिस्ता बोलें। अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय नॉर्मल बिहेव करने के, और शुक्र करें कनौत से अच्छी बीवी नहीं मिलेगी कहीं आपको। इंतसार को और गुस्सा आया। वो बहन से ज़्यादा सहेली होने का हक अदा कर रही थी। किसने कहा मुझे अच्छी बीवी चाहिए? तो अब भाई अंदर जाएं आप और प्यार से बात करें, सब भूल कर। अब वही आपकी सब कुछ है। पहले ही बात भाई की वजह से परेशान है। आप मज़ीद प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। और मेरी प्रॉब्लम्स? वो कौन? कनौत ने दरवाज़ा खोला और दोनों झटके से पीछे मुड़े। निदा की सरासीमगी में शर्मिंदगी भी थी। इंतसार का माथा शिकनज़दा हो गया। कनौत के तेवर बदल गए। तुम सदा के बुज़दिल, इस मामले में भी वो ही रहे। इसने वहीं से इंतसार पर कहरालूद नज़र डाल ली जिसमें अफसोस, तमस्खुर और तैश था। वो अगर इसके अंदर उतरा इत्मीनान देख लेता तो खुशी के मारे नाचने लगता कि एक कश्ती की सवारी इन हालात में मुनासिब थी। और तुम बड़ी बहादुर, तिल मिलाकर कहने लगा था कि निदा इसका हाथ पकड़कर कमरे की तरफ बढ़ी। इसे आते देखकर कनौत एक तरफ हो गई थी। निदा ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया, फिर दोनों के हाथ खींच कर इन्हें दरवाजे से दूर ले गई। आप दोनों लड़ें मरें कुछ भी करें, बस ये याद रखें इस कमरे से बाहर किसी को खबर नहीं होना चाहिए। दोनों क्यों? मरना तो सिर्फ इंतसार को चाहिए कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बर्बाद मैं हुआ हूँ तो इनकार तुम भी कर सकती थी। तुम्हें क्या लगता है मैं समझ नहीं रहा कि? वो इस जारहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा के कनौत 2 कदम पीछे हो गई। तुमने अपने भाई को बुलाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। इसके सर पर आसमान ना सही कमरे की छत तो ज़रूर आ गिरी थी, मगर वो संभल गई। इसे कैसे पता चला? नापसंदीदगी के मामले में हम सेम पेज पर हैं। मुकाबिल इतना मिजाज आशना होगा इसे अंदाज़ा नहीं था। मैं भी तुम्हारे भाई के भरोसे यहाँ तक आया था कि ऐन वक्त पर आकर वो मुझे बचा लेगा, और यही भरोसा ले डूबा। वो जबड़े सख्ती से भींच कर रुक गया। इसने सोचा था इस तरह सारी उम्र अब्बा हजूर को जिताने के लिए भी कुछ हाथ आ जाएगा। मैं तो आपकी चहीती की चाहत रखता था, लेकिन आपके दूसरे चहीते ने चोंच लड़ा दी। कनौत शोला बार निगाहों से इसे घूर रही थी। बस कच्चा चबाना बाकी था। निदा ने हक्का बक्का बारी बारी दोनों को देखा। ओके, फिर मामले की तह तक पहुंचकर इसने हाथ उठाए। आप दोनों न सिर्फ मसाइल क्रिएट करने में ख़ुद कफ़ील हैं, बल्कि मुकाबला आराई में भी बराबरी पर हैं। इसलिए अब खुद ही अपने मामलात संभालिए, मैं जा रही हूँ। निदा रुको। नहीं तुम। वो इसके पीछे लपकी, मगर वो अनसुनी करती सर से ऊपर हाथ उठाकर हिलाती कमरे से ही निकल गई। वो पलटी और फैसला कुन अंदाज में इसके सामने हाथ बांध कर रुक गई। इसने भी इसी अंदाज में सीने पर हाथ बांधे और इसे घूरने लगा। क्रीम शेरवानी वाला दूल्हा और मैरून सुनहरी लहंगे वाली दुल्हन इस वक्त बॉक्सिंग रिंग के 2 हरीफ लग रहे थे, जो घंटा बजते ही एक दूसरे पर पिल पड़ते। मैंने भाई को बुलाने के लिए किया था, तुमने किस पागलपन में मेरा नाम लिया? माहम मम्मी को पसंद नहीं आई थी। मुझे लगा था शादी के लिए तुम्हारे नाम पर अड़ जाऊं तो वो माहम के लिए मान जाएंगी। माहम? इसने आंखें छोटी की और इन 4 हरूफ को बाहम हत्तल मकदूर चबा कर अदा किया। मम्मी का तुम्हें बहू बनाने का कोई इरादा नहीं था। अगर मैं तुम्हारे नाम पर अड़ जाता तो इससे बेहतर था वो माहम को ले आती। इसे ऐसी बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई थी जैसे इस वक्त। चाची मुझे इतना नापसंद करती हैं। हैरत के साथ ना चाहते हुए भी अफसोस डर आया था। वो नहीं, मैं इतना नापसंद करता हूँ, और ये बात मम्मी जानती हैं। इसने मामाज बाय होने का हक अदा किया और कनौत को ज़रा फाका हुआ। पसंद तुम्हें मैं भी नहीं करती, उधार क्यों रखे, वो भी इंतसार का। तो तुम्हें इसका इजहार करना चाहिए था ताकि सबको पता हो कि कोई शादी के बारे में ना सोचता। इंतसार ने इसकी गलती की निशानदेही की। चाची को तो इल्म था, इसका फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं। ये फीलिंग्स 2 तरफ़ा हैं। ये नहीं पता था इन्हें, वरना नहीं करती। अपनी माँ को इतना तो वो जानता था, तो तुम्हारा काम था इन्हें बताते। कैसे बताता? मेरा प्लान तुम्हारे नाम पर माहम के लिए हाँ करवाना था। मैंने तो फिर भी भाई के लिए इस्तेमाल किया। मेरे पास वो वजह थी जिसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। और तुमने एक दूसरी लड़की के लिए? इंतसार को जो ठास से लगी वो ये कि कनौत खुद को पहली लड़की कह रही थी, सो फ़ौरन बात काट गया। दूसरी लड़की नहीं, मोहब्बत के लिए। इसने बड़े तफाखुर से जिताया और वो इस कदर तिल मिलाई कि सख्ती से होंठ बंद कर लिए, वरना पागलों की तरह चीखने का दिल कर रहा था। फिर पैर पटकते हुए पलट कर सूटकेस खोलने लगी। हर काम में सारी कुव्वत सर्फ हो रही थी जो इल्म तबीयत के किसी असूल के तहत शोर में ढल रही थी।
सूट केस खोल कर समझ में नहीं आया कि क्या करे, तो सारे कपड़े ऊपर नीचे कर डाले। इंतसार ने कुछ देर देखा, शाने उचका कर और एक ओह का मुरक्कब अदा करता खुद भी अलमारी में वही काम करने लगा जो कनूत कर रही थी। जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि वो भी कपड़े तब्दील करने जा रहा है, वो जो हाथ में आया वो जोड़ा लिए फट से गुसल खाने में घुस गई। इंतसार कपड़े निकाल कर उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करता रहा। वो जैसे अंदर जाकर सो गई थी। इसे एक झुंझलाई आवाज़, बेसब्री, दस्तक का इंतज़ार था, जिसके बाद भी इसने वक्त लगाकर इस पर एहसान जिताने के बाद बाहर निकलना था। लेकिन जब इस इंतज़ार में इसी का ही सब्र दम तोड़ने लगा तो इसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। धीरे से दरवाज़ा खोलकर दबे पांव बाहर आई तो इस सन्नाटे की वजह समझ आई। इंतज़ार कपड़े तब्दील करके हाथ पैर फैलाकर पूरा पलंग घेरे आंखें बंद किए पड़ा था। डाइसेक्शन टेबल पर पड़े मेंढक लग रहे हो, इसने हाथों में थामे कपड़े हैंगर में लटकाते हुए कहा। बस ज़रा बैठ के कोनों से तुम्हारे हाथ पैर बांधने की देर है, और काश इस वक्त मेरे पास डाइसेक्शन बॉक्स भी होता। इंतज़ार अंदर से बुरी तरह तिल मिलाया, मगर मुकाबिल का मकसद भी इसे पता था। गुड नाइट, इसने बंद आंखों से गनूदगी भरे लहजे में जवाब दिया। उसने पलटकर इंतज़ार को देखा और चंद पल गौर व खौस किया कि फिल वक्त इससे उलझा जाए या सोने के इंतज़ाम की फ़िक्र की जाए। अपनी नींद और आराम अहम था, ख़ास तौर पर इस वक्त जब एक गैर मियारी वक्फे में इसे झेलना था। इसने फ़ोन उठाया और निदा को पैगाम भेजा। हस्बे तवक्को चंद पल बाद इसे दरवाजे तक खींच लाए। चहल की दस्तक पर इसने दरवाज़ा खोलकर चोरों की तरह खड़ी निदा को अंदर किया। एक बात कान खोल कर सुन लो, इसके एक फ़िक्रे के पैगाम ने निदा को दूर अंदेश बना दिया था। इस स्कैंडल के मौजिद तुम और भाई हो, ख़बरदार जो दोनों ने मुझे ब्लैकमेल किया तो। मुझे फ़र्श पर नहीं सोना, कनूत इसके करीब होकर बोली। आज की रात मुझे अपने कमरे में ले जाओ प्लीज़, उसने कहा। निदा इसी उजलत से इससे दूर हुई, कुछ देर इसे घूरती रही, फिर संजीदगी से कहने लगी, सिचुएशन में तुम्हारा और भाई का सीन सबके सामने प्ले हो गया तो जानती हो क्या होगा। कनूत के शाने ढीले पड़ गए। आज किसी तरह फ़र्श पर गुजार लो, कल मैं सोफ़ा स्मगल करवा दूंगी यहाँ। निदा को इस पर तरस आ ही गया। और अभी वादा लो कि सोफ़े पर इंतज़ार सोएगा। कमरा मेरा है, इसने आंखें खोलने की जहमत अब भी नहीं की, और मैं यहाँ मेहमान, इसलिए मुझे बेड पेश किया जाए। ये कमरा अब आप दोनों का है, निदा ने कहा। अच्छे बच्चों की तरह मिलजुल के रहना सीखें, बरकत, रहमत, बचत सब है इसमें। निदा को इन दोनों का इंतहाई गैर संजीदा रवैया तैश और तशवीश दोनों में मुब्तला कर रहा था। इतना बड़ा कदम उन्होंने मजाक और खेल समझकर उठा लिया था, और अब भी मामले की नज़ाकत समझने को तैयार नहीं थे। मैं दरी लाती हूँ, चादर और तकिया यहीं अलमारी में मिल जाएगा। मज़ीद बात सुनने रुकी नहीं, वापस आई तब तक इंतज़ार सो चुका था। खिलाफ मामूल कनूत को भी फर्श पर नींद आ गई थी। अगले दिन मेहमानों से भरे घर में दोनों की शक्लों के बिगड़ते जाविये और एक दूसरे की सिमत उठती शोला बार निगाहों को काबू करने में निदा हलकान होती रही। जब उसने दोनों कज़न्स को खुले हिस्से में रखा पुराना सोफ़ा उठाकर इंतज़ार के कमरे में पहुंचाने को कहा, तो सबसे पहले अकीला के कान खड़े हुए। ये किस लिए? मम्मी या मेरी और कनूत की महफिल इसी कमरे में जमेगी, और आपको पता है ना मुझे बेड पर बैठकर खाना पीना कितना बुरा लगता है। तुम क्यों रुक गए? ले जाओ। निदा ने वजनी सोफ़ा ज़मीन से ऊपर लिए खड़े इन दोनों को देख रहे कज़न से कहा, जो इशारा पाते ही आगे बढ़ गए। तो इसकी इतनी जल्दी क्या थी, बाद में भी हो जाता। अकीला को भरे घर में ये काम कुछ पसंद नहीं आया। वैसी जगह की किल्लत है मम्मी, और मेहमान बहुत, ये खामखा जगह घेरे यहाँ। देखें पूरा साइबान खुला है अब। हाँ ये तो है। पास खड़ी दिलचस्पी से सुन रही फुप्पो ने चारों तरफ निगाह दौड़ा कर कहा। अल्लाह अल्लाह करके शादी वलीमा सब इख्तिताम को पहुंचा, और मेहमान अपने अपने घरों को सुधारे। जिस समर बावरी की तमन्ना में ये सब किया था, इसकी लाहासली पर सब उदास थे। नजमुल हसन की बर्दाश्त और बेटे को रियायत देने की तमन्ना कम हो रही थी, और मुसर्रत दिन ब दिन उनसे नाला होती जा रही थी कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठे, बेटे की फिक्र ही नहीं। इंतसार ने ख़ानदानी मुश्किल और दबाव की दिलगीर दास्तान माहम को सुनाई, और इसके बाद ऐन तवक्को के मुताबिक वो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। उनकी शनासाई चंद माह पुरानी थी। पहली मुलाकात में इसके वालिद भी साथ थे। वो दोनों जल्द ही इससे बेतकल्लुफ़ हो गए। अब तुमने आगे का क्या सोचा है? तो वो हवन्नक सा होकर उन्हें देखने लगा। भाई न्यूज़ीलैंड जाओ, दोनों शादी कर लो तो अच्छा है।
इसने तेज़ी से गिलास वापस मेज़ पर रखा वरना हाथ से छूट जाता। माहम को देखा तो बड़े एतमाद और अंदाज से उसे देख रही थी। मैं मम्मी से बात करता हूँ, उसने माहम की मुस्कुराहट को देखते हुए कहा था। इन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन माहम उसे अच्छी लगी थी। अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा ही होता। इसने सोचा उसके वालिदैन तो पहले ही राज़ी हैं, यानी आधा काम तो ऐसे ही हो गया। सहल पसंदी तो इसका दूसरा नाम था। इनके दरमियान कोई धुआंधार इश्क या वादे वईद नहीं हुए थे और इसके मुताबिक दोनों प्रैक्टिकल इंसान थे। फ़िलहाल वो ज़्यादा सोच नहीं रहा था। ये बात इसके मिजाज के ख़िलाफ़ थी कि मसलों को ख़ुद पर सवार कर लेता, बल्कि इस शादी से पहले तक तो इसे कोई बात ऐसा मसला लगती ही नहीं थी। कनौत को अब बात की खुद साख्ता गुमशुदगी के पीछे की वजह तशवीश में मुब्तला कर रही थी। क्या वाकई महज इतनी सी बात थी कि एक शिकायती ख़त पर वो यूं गायब हुआ, या सच इससे ज़्यादा गहरा और बदसूरत था? उसे यकीन था कि शादी पर इबाद ज़रूर आएगा। वो ही नादिम थे कि शादी ने इन्हें इबाद से ज़्यादा मुतनफ़र कर दिया था। इबाद का वीडियो ख़ानदान में वायरल तो हो चुका था, मगर नजमुल हसन का गुस्सा बढ़ गया था। उनका बेटा इतना गैर जिम्मेदार और बुज़दिल था, यह सच उन्हें दुखी कर रहा था। उनका एक ही मौक़िफ़ था, जो भी हो इसे घर आकर इन सबसे बात करना चाहिए। सही गलत का फ़ैसला बात की बात थी। इस वक्त तो उसकी हरकत ही इसके ख़िलाफ़ थी। एक दिन में ही मेहमानों रिश्तेदारों में घिर कर इसे अंदाज़ा हो गया कि खुशहाल या आम नए शादीशुदा जोड़े का नाटक जितना ज़रूरी है, इतना ही मुश्किल भी। ये ढोल इसने खुद उठा के गले में डाला था और इसे बजाना भी इसे ही था, बल्कि इसका इस ढोल को दोनों हाथों से पीट पीट कर फाड़ने का इरादा था। नजमुल हसन इस रिश्ते के लिए रजामंद थे भी, तो इसके इनकार के बाद उन्होंने भाई को मना कर देना था। लेकिन इसने खुद जाकर फौरी शादी की तजवीज़ को हरी झंडी दिखाई थी। उसने इस शादी का ड्रामा इबाद की वापसी के लालच में लगाया था, मगर उन्होंने तो इस शादी अगर इससे इबाद की वापसी का इम्कान है तो कल के बजाय आज कर देने में कोई हर्ज नहीं, ये सोच कर की थी। अब उसे इनसे अपनी हिमाकत भी छुपाना थी। चाची को क्यों पसंद नहीं आई तुम्हारी माँ? हम एक कमरे में रहते हुए गूंगे का गुड़ खा के बैठ जाना इसके लिए मुश्किल था। एक तो वो घर में होता तो चाचू चाची दोनों को लगता था वो कमरे से बाहर निकली तो कोई अजाब ही ना नाजिल हो जाए। ऐसे इसे बहाने से अंदर भेज देते थे कि बस। इस मुश्किल की घड़ियों में निदा भी चेहरे पर तासुरात से लिख लेती थी कि भुगतो अब दोनों। इन्हीं से पूछ लेना। उसने सोफे पर फारिग अंदाज में बैठे कनौत पर एक नज़र डाली और फिर फ़ोन देखने लगा। अच्छा, तुमको क्यों पसंद थी? वो बहुत हसीन है। कुछ देर सोचने के बाद इसने इसे जलाने को जवाब दे ही दिया। हर हसीन सूरत पर वही फ़िदा होते हैं जिनका कोई मेयार होता है, ना ही स्टैंडर्ड या ज़ौक़। कनौत बीबी ने नखवत से अपना फ़लसफ़ा झाड़ा। तुम्हारी जेलसी अलग रख भी दें तो इस बात से कैसे इनकार करोगी कि खूबसूरती में हर किसी के लिए कशिश होती है। वो सबके लिए एक सी दिलकश होती है, और इस सच से मुनकिर इंसान मुनाफिक और झूठा है। अव्वल तो ये कि माना में चंदे आफ्ताब चंदे महताब नहीं, लेकिन जेलसी का वायरस भी मुझ में नहीं। सो जो चीज़ है ही नहीं, इसे अलग कैसे रखोगे? दोइम हो सकता है तुम दुरुस्त हो, मगर ये ज़ाती पसंद नापसंद पर मुनहसर है कि मेरे लिए क्या खूबसूरत है क्या नहीं। और ज़ाती तौर पर मुझे तुम्हारी महम अच्छी नहीं लगी। तभी धाड़ से दरवाज़ा खोलकर निदा अंदर आई। तुम्हारी सहेली आई है। कौन? इसने हैरत से पूछा। इंतज़ार बल खा के रह गया। अब निदा के होते से कैसे जवाब देगा? नाइला। नाम सुन के इसका मुंह कड़वा हो गया। कुछ वाक़यात आसपास के लोगों के लिए सबसे शफाफ आईना साबित होते हैं। जब से इबाद वाली बात हुई थी, इसने नाइला का एक अलग रूप देखा था। इससे कॉलेज वाली दोस्ती थी, कभी कभार घर आना जाना और रस्मी बातें, इनमें ज़ाती नोयत की बेतकल्लुफ़ी नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह नाइला इसे मुसलसल बात के मुतालिक कुरेदती थी, इसे बहुत बुरा लगने लगा था। इसने अपने ख़िलाफ़ या इसे शर्मिंदा और नज़र झुकाने पर मजबूर करने वाली कोई कमज़ोरी उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। और जैसे अब सबको मौका मिल गया था, एक नाइला ही क्या, इस वाक़े ने कई चेहरों की ऊपरी परत खुरच दी थी। वो और निदा कमरे के बाहर साइबान में दरी पर बैठी तकियों के गिलाफ बदल रही थी। मुझे एक आइडिया आया है। बातों के बीच अचानक रुक कर कनौत ने बुलंद आवाज़ में कहा। क्या? सब ने इबाद भाई से राब्ते की कोशिश करके देख ली। वो हम सब के नंबर जानते हैं। क्यों ना तुम इन्हें मैसेज या कॉल करने की कोशिश करो। जब वो एहतियात कर ही रहे हैं तो इसमें अनजान नंबर से कॉल ना उठाना सर फहरिस्त होगा। वो तसव्वुर में ही इस पल के लिए ख़ुद को कब से तैयार कर रही थी जब कोई इससे इबाद के मुतालिक बात करेगा तो वो किस तरह झूठ कहता है कि वो मामूल लगे। अब भी वो जवाब देने से कब लहजा भर को गड़बड़ाई थी।
हाँ, कनूत ने मायूसी से हाँ को लंबा खींचा। जाने क्या सोचकर वो ये कर रहे हैं। अब मैं घर में नहीं हूँ तो मेरा सारा ध्यान उधर ही रहता है। जाने दादी, अम्मी, अब्बा क्या कर रहे होंगे। सभी अपनी बर्दाश्त और सब्र की आखिरी हदों पर हैं। चिड़चिड़े से हो गए। तुम कुछ दिन रह आओ या हम दोनों चलते हैं। ना, इसने गिलाफ की जिप लगाकर तकिया एक तरफ किया। अब्बा मुझे ज़्यादा दिन रुकने नहीं देंगे। लो, अकीला ने दरवाजे से इन्हें देख कर सर पर हाथ मारा। 5 मिनट के काम को आधा घंटा लगा कर करना, कोई तुम दोनों से सीखे। इधर ही दीवान और सोफे पर झटपट कवर बदल कर लगा देती, लेके यहाँ दुकान लगा दी। मम्मी, बातों के बिना काम होता नहीं, और क्या करना है वक्त बचा के, फुर्सत ही फुर्सत है हमारे पास। अब क्या पर्दे भी यहीं आएंगे। उन्होंने तकिया उठा कर ले जाते हुए कहा। आइडिया बुरा तो नहीं, निदा ने कहा, और वो दोनों हंस पड़ी। सफाई और बर्तन धोने मुलाजमा आती थी, जबकि खाना अकेला ही बनाती थी। वो दोनों मिलकर नाश्ता बना लेती या रोटियां। बच्चा कोई था नहीं, और जो थे वो सब सलीकामंद थे, तो घर भी ठिकाने से रहता था। नूरुल हसन के अपने हार्डवेयर की दुकान और इंतसार के दफ्तर जाने के बाद काम सिमट जाता, तो वो दोनों बकिया दिन यूं ही साथ गुजारती थी। अकीला को वो नापसंद न थी, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता तो इसे बहू भी ना बनाती। एक तो इंतसार को इससे बैर था, दूसरे वो इनके शौहर के चहीते भाई की बेटी थी। लेकिन अब जब इसे बिना नखरे किए चाचू के लाड का फ़ायदा उठाए बिना और इंतसार से ना उलझते हुए अपने घर की तरह सब मामलात में दिलचस्पी लेते और फिक्र करते देख रही थी, तो बहू बुरी भी नहीं लग रही थी। इंतसार को वो इतना तो समझती थी कि माहम का भूत इसके सर पर वक्ती था, इसलिए अपने लाड लाव वाली बेटे के लिए ज़्यादा फिक्र इन्हें वैसे भी नहीं थी। उसका मिजाज यही था कि ज़िद और हट धर्मी वाली बात करता था, मगर ज़्यादा दिन उलझते रहने का आदी नहीं था। अच्छा, ये इंतसार माहम से कहाँ मिला था? क्या वो इसके कॉलेज या कॉलेज में थी? इसे अचानक याद आया और आहिस्ता से पूछा ताकि अकेला न सुन लें। कुछ दिन पहले ही मिली थी। भाई ने न्यूजीलैंड जाना था, कोई कोर्स करना था मार्केटिंग का। माहम भी पढ़ाई के लिए वहाँ जाने की तैयारी कर रही थी, और ये कोई चक्कर वक्कर नहीं था, बस भाई का पागलपन था जो आंखों के बावजूद इस कुएं में गिरने चले थे। फिर जब तक सारे डंडों में पर्दे पिरोए गए, निदा कहती रही और वो सुनती रही। वो मैगजीन क्या देख रही थी कि आंखें बार बार कुर्सी पर विराजमान इंतसार की सिमत घूम कर इस नुक्ते पर रुक रही थी, जो बड़ी देर से चिप्स टोंकते हुए फ़ोन में गुम था। इसकी आंखें वहीं अटक गईं, तो मैगजीन रखकर इसके सर पर जा खड़ी। सुनो, तुम माहम से शादी कर लो। हैं? इंतसार का मुंह की तरफ जाता चिप्स वाला हाथ दरमियान में ही रुक गया। शादीशुदा होकर ये गुनाह करने से अच्छा है। इसने फ़ोन की तरफ इशारा किया। हलाल तरीके से सबका दिल जलाओ, तुम फिक्र ना करो, मैं चाचू को मना लूँगी, वो भी तुम्हारे करतूत सुनकर मान जाएंगे। कोई भी तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने सर नहीं लेना चाहेगा। वो कुर्बानी की देवी बनी तलवार चला रही थी। करतूत? इसे तो मिसाइल लगा था। कौन से करतूत? जब से इसी से बातें कर रहे हो। रात भी उठकर तुम बाहर गए थे। इसके गुस्सा भरे गुब्बारे को दफतन सुई ने छू लिया। इतनी गहरी नज़र है मुझ पर? वाह, लेकिन क्यों? वो मुस्कुराया। इसे गहरी सरसरी कोई नज़र नहीं कहते, बस ये साथ रहने की मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मैं अंधी बहरी नहीं हूँ। शक्की ज़रूर हो। जो ना किया जाए, कोई सोचे कि वो हो रहा है तो इसे शक कहते हैं। अच्छा चलो, मेरा फ़ोन चेक कर लो। नहीं, मुझे नहीं देखना, हटाओ इसे। और जाने लगी। सुनो, ये शक नहीं, जेलसी भी हो सकती है। लाइट बंद करो और मुझे सोने दो। इसकी सिमत पुश्त करके पलंग पर लेटते गोया हुई तो वो इसका बिगड़ा मुँह तसव्वुर करके मुस्कुरा दिया। नजमुल हसन के दोस्त की बेटी की शादी थी। वो दरअसल उनके पुराना शनासा थे और नूरुल हसन को भी जानते थे। उन्होंने दोनों भाइयों को मदऊ किया था। घर से किसी का जाने का कोई इरादा नहीं था, लिहाजा इन दोनों को दोनों ख़ानदानों की नुमाइंदगी के लिए भेज दिया गया। मौके की नज़ाकत के पेश नज़र वो दोनों बायमी मफाहिमत से ही तय कर चुके थे कि दूल्हा दुल्हन और इन अंकल से मिलकर तोहफ़ा देकर वापस आ जाएंगे। लेकिन अंकल मिसाली मेज़बान साबित हुए थे, इन्हें खाना खिलाकर ही छोड़ा। हंगामे और अफरा तफरी से बाहर निकल कर वो इसे वहीं रुकने का कहकर पार्किंग से अपनी बाइक लेने चला गया। जब देर हो गई वो वापस नहीं आया तो दिल ही दिल में सलावातें सुनाती खुद इसे ढूंढने पार्किंग की तरफ बढ़ी। दूर से इसे इंतसार 3 लड़कियों के नरके में नज़र आ गया। खुद ब खुद इसके कदम तेज़ी से उठने लगे। तेज़ तैश भरी आवाज़ हवा के दोष पर इस तक पहुंच रही थी। इसकी आहट पर माहम ने पलट कर देखा। क्या हुआ? वो इंतसार के बाजू में खड़ी हो गई। ओह! इसने सर तापा इसका जायज़ा लेते हुए होंठ सुकेड़े। तो तुम हो वो? इसने इसकी सिर्फ उंगली उठा के इंतसार को देखा। मुझे छोड़कर तुमने इससे शादी की? वो हंसने लगी।
इंतसार ने कुछ कहना चाहा, माहम कहाँ रुक रही थी। तुम भी होशियार रहो, इसने कनौत को मुखातिब किया। ये घाट घाट का पानी पीने वाला जल्दी कहीं मुंह मार रहा होगा। अंदाज और अल्फाज इसे शदीद कोफ्त में मुब्तला कर गए। माँ बाप की पसंद घर लाने के बाद ये डाल डाल पात पात मंडलाने के लिए आज़ाद हो गया है। आप मेरी फ़िक्र ना करें। तब से स्पाट चेहरा लिए खड़ी कनौत एक कदम आगे आई। इंतसार और मैं अजनबी नहीं हैं। हम मियाँ बीवी से पहले भी कज़न्स थे और हमारे यहाँ बच्चे हर मामले में वालिदैन के तजर्बे मुशाहिदे पर ट्रस्ट करते हैं। इसलिए चाची के तुम्हारे लिए इनकार और हमारे रिश्ते की रजामंदी पर हमें भरोसा था इनका फ़ैसला दुरुस्त होगा। क्यों इंतसार? वो इसे यूँ देख रहा था कि पता नहीं क्या बोल रही है। अजीब हवन्नक सा अंदाज था इंतसार का। तुम भूल रही हो, कल तक ये मुझसे शादी करना चाहता था। इसके लहजे का इस्तेहज़ा आखिरी हदूद छू रहा था। हाँ, अगर वालिदैन मान जाते तो इसीलिए तो पहले इन्हें मिलवाने लाया था। मन मर्जी करनी होती तो आपकी फैमिली तो चाचू चाची के बिना भी दोनों की शादी करवाने पर तैयार थी। अब वो इसकी खुफिया मालूमात से खाइफ हुआ। कैसे जानती थी वो ये सब? इसे नई फिक्र लाहा कोई। अब चलो भी माहम, साथ खड़ी दोस्त ने माहम का बाजू खींचा। आइंदा कहीं हम मिल जाएं तो इग्नोर कीजिएगा ताकि मैं भी वही कर सकूं। वो इस वक्त झगड़ालू ड्राउनी किस्म की बीवी थी। तुम्हें वो इसकी सिमत बढ़ी थी कि इसकी सहेलियों ने इसे पीछे खींचा। हम फंक्शन में आए माहम, फजूल में तमाशा बन जाएगा। तभी पार्किंग के लिए कार उनके करीब से गुजर के गई। माहम भी मौके की नज़ाकत जानकर रुक गई और वो दोनों इसे घसीटती ले गई। कनौत ने इतने गायब होने तक देखा, फिर मुड़ी तो इंतसार के टिकटिकी पर ठिठक गई। क्या हुआ? चलो अब, तुमने मुझे क्यों सपोर्ट किया? दूर खामोश खड़ी तमाशा देखती और बाद में इसे ताने देती या मजाक उड़ाती तो इसे ऐसी हैरत ना होती जैसी इस पल थी। कोई खुशफहमी मत पालना तुम, इसने फ़ौरन ही मतला साफ कर दिया। घर की चार दीवारी में चाहे तुम्हारा खून पी जाऊं, लेकिन इस चार दीवारी के बाहर हम फैमिली हैं। तो अब भी इसकी शक्ल पर नासमझी वाले तासुरात, इख्तलाफ, एतराज़ और लड़ाई के बावजूद दुनिया के सामने एक दूसरे के साथ खड़े होना हमें फैमिली बनाता है। इसे इसके इस्तफसार पर गुस्सा आ रहा था। बाइक पर बैठने की तैयारी में फिरोजी और सुनहरी दुपट्टे का पल्लू समेट रही कनौत पर इसकी आंखें जम सी गई थीं। लहरों में तराशीदा शानों से कुछ नीचे झूमते इसके चमकीले बालों और कान के बड़े से झूलते आवेज़ों के साथ इसके अंदर भी कुछ झूमने लगा था। अब चलो भी। उसके इंकशाफ पर हक्का बक्का इंतसार ने उसके चेहरे से नज़र हटाकर बाइक पर बैठकर चाबी लगाई। आजकल निदा अपने मन मौजी और इन पर रौब जमाने वाले अंदाज के बजाय खासी खामोश थी। कनौत ने पूछा भी तो पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा कहकर टाल गई। इसने भी सोचा हो जाएगी जल्द ठीक, मगर वो इसी उदास बादल के साए तले किसी खोए बच्चे की तरह इधर उधर घूमती रहती। रात कहीं बाहर ले चलो, अंदर आकर इसने अचानक कहा। तुम्हें? इंतसार की हैरानी बजा थी। डेट के ख्वाब कभी नहीं देखे मैंने, और तुम्हारे साथ तो वो रुक गई। ये बातें बल्कि पछतावे बेसाख्ता ही निकल पड़ते थे मुझे और निदा को। पता नहीं क्यों इसका मूड ऑफ है कई दिन से। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा। तुमने कभी घर वालों पर तवज्जो दी हो तो कुछ लगे भी। इतना शरीफ हूँ, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस वीकेंड पर फ्रेंड से मिलता हूँ, बाकी सारा वक्त तो घर में हूँ। इसने किलस के कहा। बाबा हजूर के हुक्म अदौली किसी बड़ी सज़ा की मौजिब हो सकती थी और ये अंदेशा इसे फर्मा बरदार बनाने में कारगर रहा था। तो इस वक्त में घर वालों से भी मिल लिया करो। इसने जल के जिताया। रोज़ मिलता हूँ, लापरवाही से कहता, फिर लैपटॉप पर झुक गया। वो इसके सामने जाकर कमर पर हाथ रख के खड़ी हो गई। मुझे बताओ, चाचा कौन कौन सी दवाइयाँ लेते हैं? चाची लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब और क्यों गई थी? और निदा आगे पढ़ क्यों नहीं रही? सर उठा के इसे देखने लगा। जब वो सख्ती से होंठ बंद करके फैलाती तो आँख के नीचे गाल पर हल्का सा गड्ढा बनता था। इंतसार ने पहली बार नोट किया। मुझे तीनों का नहीं पता। इसने सोचने का भी वक्त नहीं लिया। घर वालों से मुलाकात करो तो पता हो, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती के ससुराल में चंद दिनों में सबके बारे में सब कुछ जान लिया। पहले अपना लैपटॉप दूर कर लो। कनौत ने तनी गर्दन के साथ सिर्फ आंखों से नीचे लैपटॉप की तरफ इशारा किया। कहीं मैं यही तुम्हारे सर पर ना दे मारूं। इंतसार ने झट लैपटॉप बंद करके सीने से लगा लिया। ससुराल से पहले ही मेरे चाचू का घर है और साथ में रहने का मतलब फ़कत साथ खाना पीना और एक छत के नीचे उठना बैठना नहीं होता। तुम्हें रिश्ते नाते मिले हैं तो इनका एहसास और परवाह न करना भी इनकी नाशुक्री नाकदरी है, और नाशुक्री नाकदरी करने पर हमसे वो नेमत छीन ली जाती है
اور کان کھول کے سنو، زندگی بھر کے لیے یاد رکھو، میں بہت ایفیشینٹ ہوں اور تم وہی جو تم نے کہا۔ قنوت بی بی نے بڑے جذب سے بھاشن دیا اور انتصار کے تاثرات دیکھ کر اس پہ شادی مرگ طاری ہو نہیں لگا تھا کہ اس نے منہ کھولا۔ تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اس نے آخری بات نظر انداز کرنا مناسب سمجھ کر سر اوپر اٹھا کے چھت کو دیکھا۔ میں بائک، لیپ ٹاپ، فون سب کا قدردان اور شکر گزار ہوں۔ انہیں مجھ سے مت چھینیے گا اللہ جی پلیز۔ اس کی رقت دیکھ کر قنوت کا دل کیا ایک ہی جست میں اس کا گلا پکڑ کر اس کا انت کر دے۔ سیلفش، ناکارہ۔ قنوت نے کمر سے ہاتھ ہٹا کر انگشتے شہادت اس کے سر سے لے کر پلنگ تک کی لمبائی میں تیزی سے اوپر نیچے کی۔ اس کی مجسم تصویر ابھی اس دروازے تک پہنچی تھی، پیچھے سے اس نے آواز لگائی، اس مجسم تصویر کے ساتھ آؤٹنگ پر چلنا ہے تو 9 بجے ریڈی رہنا۔ اور اسے بھی اچانک یاد آ گیا کہ وہ کیوں انتصار کے پاس آئی تھی۔ ندا نے ان دونوں کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، مجھے ہڈی نہیں بننا، ہم کون سے کباب ہیں؟ قنوت نے منہ بنا کر کہا، اور ندا کی جو ہنسی چھوٹی تو وہ آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھتے ہوئے بستر پر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بے تحاشا ہنستے ہوئے آنسو بہانے کی پرانی عادت تھی اس کی۔ یار وہ آخر اٹھ کر بیٹھی اور خود کو گھورتے قنوت کو دیکھا۔ ایسے ہی میرا موڈ فریش ہو گیا سچی۔ اب یہ چٹکلا تو تھا نہیں، سچ ہی ہے۔ وہ بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ارے تو کب تک ایک دوسرے کا قیمہ بناتے رہو گے دونوں؟ یکجان ہو کے کباب بننا تو پڑے گا۔ لاہور وہ بیتھی، کباب قیمہ دونوں مجھے عزیز ہیں، انہیں میرے لیے ممنوع کرنے کی سازش نہ کرو تم۔ ندا پھر ہنسنے لگی۔ اچھا چلو دادی اور امی ابا سے مل آتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، دادی کو بھی ساتھ لے آئیں گے، شادی کے بعد کہا تھا جلد رہنے آؤں گی، ابھی تک آئی نہیں۔ نہیں ندا، اس نے آہستہ سے کہا، میں نے دادی کو منع کیا تھا، ورنہ امی ابا بالکل اکیلے ہو جائیں گے، پھر آج کل عباد بھائی کو لے کر وہ بہت بحث کرنے لگے ہیں۔ وہ جب بھی وہاں رکنے کے ارادے سے گئی 2-4 دن کے بعد نجم الحسن نے اسے واپس بھیج دیا کہ اس نالائق کی وجہ سے کوئی اپنے معمولات نہ بدلے، زندگی کی رونقوں سے منہ نہ موڑے۔ ان کے نزدیک اس کا یہ وقت انتصار کے ساتھ گزارنے والا تھا، اور اس کے جواب میں اپنی غائبانہ داڑھی کا تنکا چھپانے اسے منظر سے غائب ہونا ہی درست لگتا تھا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ندا نے کہا، بس مل آتے ہیں۔ جب گاڑی میں بیٹھتے اس نے گھر چلنے کو کہا تو انتصار نے ایک سرد آہ بھری۔ آؤٹنگ کا مطلب ہی بدل گیا آج سے۔ اچھا چلو گاڑی سٹارٹ تو کرو، تم تایا کی صحیح جانشین ہوتی اگر لیکچرار بنتی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے برا نہیں منایا۔ کیسے؟ اگر دونوں نے مجھے نظر انداز کرنے کے لیے لڑائی کا بہانہ بنانا ہے تو یہیں اتار دو مجھے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے، میری توبہ، جو اب انتصار کی سم دیکھا بھی، پوری ندا کی طرف گھوم گئی۔ دونوں انتصار کے احتجاج کے باوجود پچھلی نشست پر ہی بیٹھی تھی۔ ندا نیچے سے ڈبے اٹھا کر اسے دے رہی تھی اور وہ باورچی خانے کی چھت سے لگے آخری خانے میں شادی میں ملے ہوئے تحائف یعنی نہ استعمال ہونے والے برتن دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھ لو چاچی نے کیوں آواز دی تھی، میں انہیں ذرا سلیقے سے سیٹ کر دیتی ہوں، دھیان سے، گر مت جانا، اس کا بیلنس بڑا نازک ہے۔ اچھا، وہ سر اندر کیے ڈبے پیچھے دیوار سے لگا رہی تھی۔ آخری والا ڈبہ خانے کی بائیں دیوار تک کھسکانے کی کوشش میں خود بھی آگے آئی، اور تبھی سامنے سے گزر رہا انتصار اندر بھاگا۔ جب نیچے سیڑھی لڑکھڑائی تو اسے سنبھلنے کو ایک پل بھی نہیں ملا، دونوں اس افتاد پر ہکا بکا تھے۔ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے تم، وہ تو زمین بوس ہوئی ہی تھی۔ اسے بچانے کے لیے دوڑا انتصار بھی اس کے بازو میں لملیٹ ہوا پڑا تھا، لیکن اس کی کوشش نے رکاوٹ ڈال کے زمین سے ٹکراتے تیزی اور قوت کم کر دی تھی۔ یہ ڈھنگ سے کیسے ہو سکتا تھا؟ انتصار نے اس کی طرف کروٹ لی، قنوت نے گردن گھما کر دیکھا، پھر اٹھنے لگی تھی کہ انتصار لیٹے لیٹے ہی اونچا ہوا اور اس کے پیٹ کے اوپر سے بازو گزار کر دوسری طرف فرش پر رکھا، اور وہ اب قید تھی۔ ندا جو آواز سن کر دوڑی باہر آئی تھی دور سے ہی پلٹ گئی تاکہ عقیلہ کو بھی ادھر ہی روک سکے۔ مطلب ڈھنگ سے کیسے گرا جاتا ہے؟ وہ اتنے قریب سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار قنوت لاجواب ہوئی۔ تم او چپ، اس چپ کے لیے کون سی ڈکشنری دیکھوں؟ گرنے کا نہیں، بچانے کا ڈھنگ ہوتا ہے، خود بھی زمین بوس نہیں ہو جاتے۔ وہ غلط معنی ناقص کر لے اس لیے بولنا لازمی تھا۔ میں نے تو تمہارے لیے کشن بننے کی کوشش کی تھی، تمہیں غلط جگہ گر گئیں۔ اسے وہ گھبرائی، مگر خود کو اس حادثے اور قرب کے تاثرات سے مبرہ ظاہر کرنے کی صحیح کرتی قنوت بڑی پیاری لگی۔ اب ہٹو تو میں دیکھوں کتنا نقصان ہوا ہے۔ تمہاری زبان سلامت تو سب سلامت ہے۔ اس نے ہاتھ فرش سے ہٹایا اور اٹھ بیٹھا۔ قنوت نے گہری سانس لی اور چاہ کے باوجود فوراً اٹھ نہ سکی۔
इंतसार ने खड़े होकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया जो इसने थामा नहीं। कहीं तुम एक और एक्सीडेंट के बारे में तो नहीं सोच रही? वो जिस शरारत से हाथ आगे किए इसे देख रहा था, कनौत को मतलब समझ में आ गया। कुछ नहीं सोच रही मैं, वो इसका हाथ हटाकर उठ बैठी। तभी एक आह भी मुँह से निकली कि कमर और पीठ ने दुहाई दी थी, मेरी मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। मदद? हाँ। वो खड़ी हुई और कमीज़ दुपट्टा दुरुस्त किया। ये करना कि मेरे सामने मत आना पूरा दिन। तो तुम कमरे में मत आना बकिया दिन। वो हंसता हुआ चला गया। इसके पोस्ट को देखते हुए इस पर इसके चौड़े वजूद और सियाह आंखों का ख्याल हावी था। ये निदा कहाँ रह गई? आवाज़ भी नहीं आई इसे। इसने कमर सहलाते हुए बुलंद आवाज़ में सोचा था कि अंदर की आवाज़ें दब गईं। वो कल ही चाची और निदा के साथ घर होकर आई थी और अब 20 मिनट मुसर्रत से फ़ोन पर बात करने के बाद निढाल से पलंग पर बैठी थी। कल शायद वो अकीला और निदा की मौजूदगी में मोहतात थी, लेकिन आज सारी भड़ास निकाल ली थी। इसके अलावा और कोई था भी नहीं जो खामोशी से इनकी सारी बातें सुन लेता। उन्हें अब अपने बहन भाई भी इतने मुखलिस और इनका साथ देते नहीं लग रहे थे। इन्हें अब सबसे शिकायत थी जो इनके बेटे को फरामोश करके अपनी दुनिया और ज़िंदगियों में मगन थे। आज इनके पास एक नई वजह थी। इन्हें लग रहा था कि ज़रूर बाप बेटे के दरमियान कुछ हुआ है, कोई बहुत बड़ा झगड़ा, इख्तलाफ या कोई और बात जिसकी वजह से वो नाराज़ हुआ है। और नजमुल हसन भी अकड़ कर बैठे। कनौत को भी इस बार अपने अब्बा से शिकायत हो रही थी कि वो क्यों कुछ कर नहीं रहे, लेकिन इसे इतना तो यकीन था कि इसके अब्बा बच्चों के मामले में अपनी अना को कभी फ़ौक़ियत नहीं देंगे। वाकई ऐसा कुछ होता तो साफ साफ बता भी देते। सोचते सोचते इसे बात पर बेहद गुस्सा आने लगा। वो इतना कमज़ोर या बुज़दिल तो नहीं था कि वहाँ अपना मसला या ख़ता बयान ना की जा सके। हर किस्म के ख्याल से नबरद आज़मा थक कर वहीं लेट गई। जाने कब आँख भी लग गई। जब आँख खुली तो फ़ौरन जहन बेदार ना हुआ। जब सामने चादर पर फैले हाथ में फ़ोन पर नज़र पड़ी तो याद आया मुसर्रत से बात करने के बाद लेटी थी। उठकर बैठी, चप्पलें पैर में डालते हुए इसने देखा इंतसार सोफ़े पर दराज था। मुझे उठा देते, एक आवाज़ पर तो उठ जाती हूँ। इसकी आवाज़ सुनकर वो भी उठ गया। तुम रो रही थी? इसके पपोटे मतोरम थे। मैं सो रही थी। इसे याद आ गया था कि वो रोते रोते सोई थी, फिर भी इसे जिताया। बात यह है कि वालिद साहब इस खाकसार के मामले में बड़े जाबर और जालिम हैं। इन रोई आँखों के इल्ज़ाम में किसी सज़ा का ऐलान हो इससे पहले ही। फ़िक्र ना करो, मैं कह दूँगी तुमने नहीं रुलाया। वो फ़ोन आराइशी मेज़ पर रखकर मुँह धोने की नीयत से गुसल खाने जाने के लिए इसके सामने से गुजर रही थी कि वो सामने आ गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जर्द और सफ़ेद कुर्ते शलवार में इसकी रंगत बुझी सी थी। सोकर उठी तो तराशीदा बाल भी कैचर से निकलकर इधर उधर झांक रहे थे। तो मुझसे ही पूछ रहे हो? तो मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इंतज़ार ने शाकी नज़रों से इसे देखा, फिर इसका हाथ पकड़ के सोफ़े बिठाया। जब तक तुम सारी बात नहीं बता देती मेरी तबीयत मज़ीद बिगड़ती जाएगी। वो संजीदा था और कनौत भरी हुई। सब तो तुम्हें भी पता है, फिर भी तुम वाहिद इंसान हो जिसको रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है, कुछ भी होता रहे तुम्हारी बला से। वो सिर्फ गुस्से का इजहार करना चाहती थी, लेकिन इसे रोना भी आने लगा था। कैसे इतना बेनियाज रह लेते हो तुम? किसी का नहीं तो कम से कम चाचू का ही ख्याल करो कि वो भी बात के लिए फ़िक्रमंद है। उनके लिए कुछ हाथ पैर मार लो। कनौत को मुझसे इतनी तवक्कुआत हैं। इसे झटका लगा था मगर वो चुप रहा। माना तुम में और इबाद भाई में ज़्यादा दोस्ती बेतकल्लुफ़ी नहीं थी। आखिर वो तुम्हारे भी कज़न हैं, फैमिली है तुम्हारी। दरअसल मैं ताया की इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जब तक वो ख़ुद मिलना नहीं चाहेगा इसे कोई नहीं ढूंढ सकता। अरे कोई कोशिश तो करे। वो झुंझला गई। ये बात वो अपने अब्बा से नहीं कह सकती थी, मगर इसके अंदर कब से यही सोच पल रही थी। वो कोई नासमझ या कम उम्र बंदा नहीं है। इससे पहले इसने कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत भी नहीं की। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा इंसान इतनी अजीब गैर जिम्मेदाराना हरकत क्यों कर रहा है, इसका पता लगाया जाए। इस बात को अब 3 माह होने को आए हैं। ये कम वक्त नहीं, बस वो भी कभी कभार एक खैरियत का मैसेज और अपनी तस्वीर अम्मी को भेज देते हैं तो सब इसी पर पुरसकून हो गए। वो वापस आएगा तो ज़रूर हो सकता है इस सारे वक्त में वापसी की राह हमवार कर रहा हो, और इसके पास इसका कोई रीज़न भी होगा जो शायद हम सब सोच भी नहीं रहे। फिर वो रीज़न सब मामूली हमारी आंखों के सामने। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और निदा अंदर आई। चलो अब रोने धोने वाली लड़ाइयाँ शुरू कर दें, इसने ताज्जुब से कहा। तुम हमारे बारे में अच्छे गुमान रखो तो हम कुछ अच्छा करें भी। अच्छा, यानी अब आप दोनों की लड़ाइयों के ज़िम्मेदार भी मैं और मेरे गुमान। वैसे क्या हुआ, क्यों रो रही थी? एक ही वजह रोने की जो तुम भी जानती हो। उठकर गुसल खाने में चली गई।
इबाद भाई, इसने सवालिया नज़रों से भाई को देखा। हाँ, इसकी सुनकार सोच से लबरेज थी। वो गुसल करके निकला तो कनौत पलंग पर धुली चादरें तय कर रही थी। आईने के सामने बाल खुश्क करते हुए वो शीशे में इसके अक्स को देख रहा था। वो बड़े इंहमाक से काम कर रही थी। इसके खुले बाल शाने पर पड़े थे। इनमें वो बड़ो छोटो वाला एहतराम लिहाज कभी रहा ही नहीं था। अकीला और इसमें निदा और नूरुल हसन जैसी बेतकल्लुफ़ी थी। ना इन दोनों का इतना आना जाना था, फिर भी वो जब मिलते एक दूसरे पर तंज करते, जुमले कसते रहते थे। इंतसार का ऐसा रिश्ता आलिया और इबाद के साथ नहीं था। इसने बड़ी कोशिश से नज़र उसके अक्स से हटाई। तुम्हारी कंपनी में मेरे मियार और ज़ौक़ का ग्राफ भी नीचे की तरफ सफ़र करने लगा है, इसने तौलिया कुर्सी के पुश्त पर डालते हुए कहा। वो पहली ज़मीनी सतह पर था, इससे नीचे क्या जाएगा। इसने तेज़ी से हाथ चलाते हुए इसे देखे बगैर जवाब दागा। फिर तुम क्यों मुझे अच्छे लगने लगी हो? बल्कि वो आंखें छोटी करके सांस अंदर खींचते हुए एक पुरसोच और तवील सी एक आवाज़ निकालता पूरा इसकी सिमत घूम गया। तो मुझे चंदे आफ्ताब, चंदे महताब किस्म की हसीन लग रही हो। या अल्लाह, इसने हैरत से मुंह पर हाथ रखा। तुमने नशा भी शुरू कर दिया? वो तासुफ से सर हिलाता इसके पास आया। खराफात के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ। इंतसार ने जल के अंगश्ते शहादत से इसके कनपटी ठोंकी। खराफात तो तुम बक रहे हो। उठकर तय की हुई चादरें अलमारी में रखने लगी। फिर तुम्हारी तारीफ़ का नाम खराफात हुआ आज से। कौन मरा जा रहा है तारीफ़ के लिए? ना किया करो। पट की ओट में इसकी आवाज़ हल्की हो गई थी। तारीफ़ कौन कर रहा है? मैं तो वो सच कह रहा हूँ जो महसूस कर रहा हूँ। इसने अलमारी का पट बंद करके कुर्सी से तौलिया उठाया और इसे दीवार पर लगे स्टैंड पर फैलाया। अभी पलटी थी। पीछे पहुँच चुके इंतसार ने दीवार पर हाथ रखकर इसका रास्ता मसदूद किया। मुझे इन सब का मतलब समझा के जाओ। इंतसार ने दूसरा हाथ भी दीवार से लगाया। किन सब का? बकौल तुम्हारे तुम चंदे आफ्ताब, चंदे महताब नहीं हो, फिर मुझे अच्छी क्यों लगने लगी हो? उसके चेहरे पर संजीदगी के अलावा जो कुछ फैला था, उसने दफ़्फ़तन कनौत को अपनी कैद और उसकी कुर्बत का एहसास कराया और सारा इत्मीनान हवा हो गया। मुझे क्या पता? वो इसका हाथ हटाकर जाने लगी थी कि इंतसार ने कांधों से थाम कर इसे दीवार से लगाया। अब तक सारे गयान तुम ही बांटती आई हो, इसलिए ये भी तुम ही बताओ। वो करीब था, इसलिए कनौत ने अब झांका था इसकी आंखों में। नामानूस मगर भले से रंग नज़र आ रहे थे। तुम्हें अकल आ रही है? कनौत ने गाल पर आ रही लट हटाते बमुश्किल कहा। लेकिन कहते हैं मोहब्बत का ताल्लुक़ अकल से नहीं, दिल से होता है। बड़े करीब से इस पर नज़र जमाए था और कनौत इसके चेहरे से नज़र हटाकर टी शर्ट को देखने लगी। बदतमीज़ हीरो के सामने पहले मौका पर ही ढेर हो जाने वाली हीरोइनें इसे ऐसे कबीले की नहीं लगती थी। फिल वक्त इसने इत्मीनान से सर उठाया। जो तुमने माहम के पास छोड़ दिया है? नहीं, ये भी यही है। देखो, इसका हाथ पकड़कर सीने पर रखना चाह रहा था, लेकिन वो इसे धक्का देकर दूर हुई। तो मुझे माहम के लिए आहें भरते बर्दाश्त हो जाते हो, मुझसे फ्लर्ट करते नहीं होते। फ्लर्ट कौन कर रहा है तुमसे? बातें तो बड़ी करती हो, लेकिन सच की कदर ही नहीं तुम्हें। तुम और सच, हकीकत कबूल करने में कभी कभी वक्त लगता है। बड़े अंदाज से मुस्कुराया। बिल्कुल, तुम अभी हकीकत मानने से इनकारी हो, लेकिन जल्द कबूल कर लोगे कि जो खुराफात तुम सोच रहे हो वो नामुमकिन है। तुम तो हो ही सदा के ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट। पूरे इत्मीनान से बोल रहा था। वैसे क्या नामुमकिन है? तुम्हें मेरा वो चंदे। खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ उलझ रही हूँ। अब कमरे से बाहर फरार ही बेहतर था। उलझ तो तुम रही हो। दरवाजे से बाहर निकलते इसने इंतसार को कहते सुना। अचानक इसे इसकी पहली कही बात याद आई तो धाड़ से दरवाज़ा खोलती कमरे में आई। तो तुम कह रहे थे तुम्हारा मियार और स्टैंडर्ड नीचे आ गया, इसलिए मैं अच्छी लग रही हूँ। इसके पल में बदले अंदाज पर इंतसार को इस पर बड़ा प्यार आया, लेकिन मौत को दावत देना ख़तरनाक था, सो वो ज़ोर से हंस दिया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो इसके पीछे आया। वो जानती थी कौन सा सवाल, इसलिए चुप रही। अब तो दे दो। वो इसके पीछे ही चल रहा था। दिया था, अकल आ गई है, सोहबत का असर हो रहा है। वो आराइशी मेज़ के पास रुक कर दराज में कुछ टटोलने लगी। सोहबत तो वाकई असर कर रही है। वह आईने में इसका झुका चेहरा देख रहा था। कुछ देर यूं ही देखने के बाद इसने सरगोशी में पुकारा, कनौत। हाँ? आने वाले पल के ख्याल से इसके अंदर अजीब फुलझड़ियाँ सी छोटी थी। तुम हर बार काम क्यों बढ़ा लेती हो? इसकी बात पर कनौत ने सर उठाकर आईने में दोनों के अक्स को देखा। अभी दराज तितर बितर कर दी। पहले दिन बैग का हशर किया था, उस दिन अलमारी बेतरतीब कर दी। और कनौत ने ज़ोर से पीछे से कोहनी मारी। ओह! वो कराह के हल्का सा झुका। फजूल ही बोलना। वो धप धप करती बाहर चली गई।
कनौत मैके गई थी। वो घर आया तो शादी के बाद घर में उसे और निदा की मिली जुली आवाज़ों से जो थोड़ी बहुत हलचल होती थी वो नदारत थी। वो हाल और राहदारी से गुजरकर खुले हिस्से में आया जहाँ कुर्सी पर निदा फ़ोन लिए बैठी थी। वो इसे डराने के इरादे से दबे पांव चलता उसके ऐन पीछे पहुंचा और हाव करने से पहले उसकी नज़र फ़ोन स्क्रीन पर पड़ गई और वो सब भूल गया। इसी पल निदा को एहसास हुआ, वो झट पलटी। तब तक इंतज़ार फ़ोन उचक चुका था। निदा के हाथ पैर फूल गए। ये सब ऐसे तो नहीं खुलना था। होंठ काटने लगी और इंतज़ार ने स्क्रीन से नज़र हटाकर इसे देखा। इसका सर झुक गया। रात कनौत ने इसे फ़ोन किया था। कुछ दिन और रुक जाओ, इंतज़ार ने कहा तो इसे अच्छा नहीं लगा। अगर इसका दिल अपने माँ बाप और दादी के बीच इसे याद कर रहा था तो ऐसे ही उधर भी होना चाहिए था। मैंने कब कहा मैं आ रही हूँ। इसने कोशिश की थी कि आवाज़ में अदम इत्मीनान ना झलके। वो मुस्कुराया। वैसे भी कल आलिया आप ही आ रही हैं कुछ दिन के लिए। अब मैं इनके जाने के बाद ही आऊँगी। नजमुल हसन ने इसी वजह से इससे पूछा नहीं था कि इंतज़ार कब आ रहा है लेने। ओके, जिस दिन आना हो बता देना, वरना अपने चाचू का तो पता है ना तुम्हें। हाँ अब रखो। अब इसने रूखेपन से कहा। अल्लाह हाफिज़। इसने सच में रख दिया। संभाल ले अपने आप को कनौत। फ़ोन पटकते हुए इसने खुद को मशवरा दिया। इत्तलाई घंटी पर वही बाहर निकली और दरवाज़ा खोलते ही इसकी चीख से सारा घर थर्रा गया। सामने बात खड़ा था, थका हारा और कतरे दुबला भी। पल भर में सब दरवाजे के सामने जमा थे। मुसर्रत ने सबसे पहले आगे बढ़ के इसे गले लगाया। वो दोनों रो रहे थे, बल्कि सभी रो रहे थे। नेक बख्त, इसे अंदर तो आने दो। इसे लगता था अब्बा देखते ही बात को 2 तमाचे ज़रूर रसीद करेंगे। मगर जब उन्होंने लरसती आवाज़ पर काबू रखते हुए कहा तो वो इनसे लिपट गई। इबाद माँ को लिए अंदर आया तो पीछे खड़ा इंतज़ार सबको दिखाई दिया। सब उसे घेरे बैठे थे और वो दादी का हाथ थामे था। कभी सबको वजह जानने की बेकरारी थी, मगर अब जब वो सामने था तो कोई भी गिले शिकवे, नाराज़ियाँ, माफ़ियाँ, कितना दुबला हो गया, शक्ल उतर गई, इससे आगे लफ्ज़ नहीं बढ़ रहे थे। बड़ी देर बाद मुसर्रत और आलिया इबाद की आमद पर एहतमाम के लिए बावर्ची खाने में और दादी आराम के लिए कमरे में गईं। तब उसने पूछा, अब तो बता दें भाई। जब मैं कमेटी की मीटिंग से वापस हो रहा था तो मुझे मैसेज मिला कि अगर मैं घर गया तो एक ऐसा ही लेटर। वो ठहर गया। इंतज़ार ने इसके शाने पर हाथ रखा। अब्बा के मुतालिक यूनिवर्सिटी में सबमिट जमा हो जाएगा और इस बार वो माँ सबूत होगा। और आपने यकीन कर लिया। इसके सदमे में गुस्सा भी था। नहीं, लेकिन मुझे अब्बा की फ़ीमेल स्टूडेंट्स के साथ फ़ोटोज़ भेजने के बाद कहा गया कि मैं आप सबको बिना बताए कहीं दूर चला जाऊं, वरना लेटर बाद में जाएगा, पहले वो फ़ोटोज़ वायरल होंगी। वो तस्वीर मैं नहीं चाहता था कि वो दुनिया के सामने आए। तमाशा होता है इसके झूठ या सच होने का फ़ैसला होने तक, और जो नुकसान हो जाता है वो कम नहीं होता। इसकी बाज़गश्त भी हमेशा कायम रहती है। और फिर इसमें तो मासूम स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व थी। किसने की थी जलील हरकत? नजमुल हसन का गुस्सा अरूज पर था। पहले मुझे लगा ये आपका कोई जेलस कुलीग है, कोई स्टूडेंट जिसको आपने डांटा या सरजनिश की हो, या कॉलेज की कोई स्टाफ मेंबर जो आपसे पुरखाश रखता हो। इसलिए मैंने कॉलेज इंतज़ामिया को ब्लैकमेल वाली बात नहीं बताई। हमने अपने क्लास फेलोज़ को भी शक के दायरे में रखा था। कोई मशकूक इंसान नहीं था। ये सब मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कर रहा था। मैं दूर था, वो यहाँ अपने तौर पर सारी छानबीन कर रहा था। तुम ये सब हमें फ़ोन पर बता सकते थे, हम इसका पता लगा लेते। जिस तरह तुम हमें अंधेरे में रख कर गायब हुए वो गलत था। नजमुल हसन को इसी बात का सबसे ज़्यादा कलक था कि इबाद ने घर वालों को इसमें शामिल नहीं किया, उन पर एतबार नहीं किया। अब्बा में रिस्क नहीं लेना चाहता था, ना ही इस इंसान को हल्का सा भी शुबा होने देना चाहता था। मैंने यही जाहिर किया कि मैं डर गया हूँ। कौन था वो, बताएं भी। कनौत से सब्र नहीं हो रहा था। इबाद ने मुड़कर इंतज़ार को देखा। इंतज़ार ना होता तो मैं अब तक इस तक पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे कभी इसका ख्याल आ ही नहीं सकता था। सबकी नज़रें इंतज़ार पर ठहर गईं और इसने जो नाम लिया वो वाकई नाकाबिले यकीन था। वो दूर से इसे और इंतज़ार को देखकर ही समझ गई थी कि इसका राज अब राज नहीं रहा। क्यों किया ऐसा? इसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करने की ख्वाहिश दबाकर कनौत ने पूछा। वो कुछ देर चुपचाप जूते का सिरा घास पर मारती रही। एक परफेक्ट फैमिली ऐसे क्राइसिस को कैसे हैंडल करती है, मुझे वो देखना था। और जो इसके लायक नहीं वो खुद ही अलग भी हो जाना था। कनौत को यकीन नहीं आया। तो ये तुम्हारा था? ये मासूमियत, बेवकूफ़ी, जहालत, हद दर्जे की गफलत या सफाकियत? इसे सामने खड़ी लड़की की दिमागी हालत पर शुबा होने लगा। मुझे देखना था। जो मैंने सुना था कि बुनियाद मजबूत हो तो क्राइसिस इसे और मजबूत कर देते हैं, और बुनियाद कमज़ोर हो तो क्राइसिस में इसका शिराजा बिखर जाता है।
वो जिस मामूल और सादगी से कह रही थी वो किसी की जान पर बन आई और इनकी अदा ठहरी। इसकी तफसीर था। कनूत को याद था ये जुमला इसके अब्बा ने यूरोपीय तारीख समझाने के दौरान किसी बड़े ख़ानदान के जवाल के बारे में बात करते हुए कहा था। हम में से किसने दावा किया था परफेक्ट फैमिली होने का? वो सब आया हो जाने पर भी जिस सुकून में थी वह कनूत को इन्हीं इंतसार को भी अजीब सी वहशत में मुब्तला कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुमने चंद दिन, कुछ घंटे, बल्कि कुछ मिनट इस घर में गुजारे हैं बस। तुम्हारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है परफेक्ट फैमिली के दावों से। अब के वो तंजिया सा मुस्कुराई थी और कनूत को झटका लगा। इसने तो सोशल मीडिया पर तस्वीर आम करते हुए ये कभी नहीं सोचा था कि इससे मजमूई पैगाम किया जा रहा है। वो तो बेज़रर किसी ख़ास मकसद की बिना बस यूं ही ये काम करती थी और सब करते हैं। वो तुम्हारी अपनी अम्मी के साथ, अब्बा के साथ, बहन के साथ, हत्ता कि दादी के साथ भी बिना चेहरों की इतनी तस्वीर हैं और वो सब तस्वीरें कहानियाँ हैं मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग की, स्पोर्ट और आज़ादी की, हर रिश्ते में अपनायत और हिद्दत की, कि इस ख़ानदान में सब कुछ है। साथ हंसते मुस्कुराते हैं, बंदिशें नहीं हैं, नफ़रत इख्तलाफ भी नहीं है। वो घंटों कनूत के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते हुए गुजारती थी। इसके शब व रोज़ में इसे सुकून और मुसर्रत देने वाला वही वक्त होता था। वो घर और इसके मकीन, इसकी ज़िंदगी की दीवार पर टंगी सबसे दिलकश और इत्मीनान बख्श तस्वीर थे। वो सब इसके हब्स ज़दा माहौल में रूह को तरावट बख्शने वाली खिड़की थे। और तुम इन सब से जेलस थी? नहीं। पुछ सोच सी रुक गई। नहीं, मैं जेलस नहीं थी। इबाद इस फैमिली का एक मिसफिट मेंबर था। तुम, आलिया, सर और आंटी और दादी सब मिलकर परफेक्ट थे। देख लो, इस आफत से तुम सब मज़ीद करीब और मजबूत हो गए हो ना। वो जिस अंदाज में मुस्कुराई बड़ा पुरस्रार सा था। तुम अब्बा की शागिर्द भी हो। एक काबिल, बाइज़्ज़त, मुखलिस उस्ताद पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की धमकी देकर तुम्हारा मकसद मेरी फैमिली का भला था। कनूत ने इसके करीब होकर कहा और अब इसके सामने खड़ी लड़की के गैर मंतकी और अवल फौल जवाब बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मैंने सोचा था इस लेटर के बाद सर इबाद को खुद ही घर से निकाल देंगे, लेकिन जब यूनिवर्सिटी कमेटी ने मुझे बुलाकर कहा कि मैं मज़ीद सबूत पेश करूं, फ़क्त तहरीरी शिकायत और मेरे अल्फाज काफ़ी नहीं, क्योंकि इबाद ने ख़ास मजबूत दलाइल से अपना केस लड़ा है, तो मुझे लगा ये ऐसी बाकी घर वालों को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहला लेगा। और सर वो तो हैं ही इतने नर्म दिल और नेक, इसलिए मुझे वो तस्वीर बना के इसे भेजना पड़ी। इसे तुम सबकी नहीं, लेकिन अपनी नेक नामी की परवाह थी और सर की इज्जत इसकी गर्ज थी। इसने यूं सर झुकाया जैसे बाइस नदामत के आंखें नहीं मिला पा रही हो। इबाद वापस आ गया है। वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने तुम्हारे खिलाफ मां सबूत पेश होने का इरादा भी रखता है। इतनी देर से खामोश इंतसार ने कहा इसे ये सब इसकी अदाकारी लग रहा था। इसे तो कनूत पर भी गुस्सा आ रहा था जो शराफत से इससे बात की जा रही थी। अच्छा, इस पर भी इसने हैरत का इजहार नहीं किया। आप सब समझते नहीं हैं, वो इस फैमिली में फिट नहीं होता। एक दिन वो सबको नुकसान और दुख पहुंचाएगा। तुमसे और आलिया से तुम्हारा सुकून छीन लेगा। शिराजा बिखरे, इससे पहले इसे अलग कर देना अच्छा। एक आइडियल फैमिली में इसकी कोई जगह नहीं। तुम सब इसके बिना ही परफेक्ट हो। तुमने एक रैंडम फैमिली को आइडियल कैसे मान लिया और क्यों? इसे परफेक्ट बनाना चाहती हो। तुमने इसके नताइज का नहीं सोचा। सच्चाई सामने आने पर तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये भी नहीं। नहीं, मेरा अंजाम क्या होना है? तुम ये सबको बता दो और यूनिवर्सिटी मुझे निकाल भी दे तो मेरे फाइनल्स तो हो चुके हैं। इस बार इसके चेहरे पर उदासी छाई थी। इंतसार ने इसे बताया था सुमेरा एक भाई और 3 बहनें थीं और इसका घराना सफ़ेद पोश था। इसका एक नतीजा ये भी है कि इतने दिन इनडायरेक्ट ही सही मैं सर और तुम्हारी फैमिली का हिस्सा रही हूँ। तुम सबको करीब करने की वजह बनी। इंतसार का ज़ब्त ख़त्म हो रहा था मगर कनूत पर सुमेरा की नफ्सियात खुल रही थी। वो आम सोच रखने वाली लड़की नहीं थी, वरना एक आम शख्स इस हद तक नहीं जाता। इसे इसका घर पसंद था और वहाँ इबाद भी नहीं चाहिए था। वो इबाद को इनसे दूर करना चाहती थी और इस आफत को इनके और करीब होने की वजह भी बनाना चाहती थी। बात जितनी फजूल और गैर मंतकी थी, इस पर सुमेरा का यकीन इतना ही मजबूत था। इसे झुटलाना और कायल करना मुश्किल था। इतनी उलझी सोच सीधे साधे अफराद की नहीं होती। वो इसके आइडियलिज्म बुत तोड़ना चाहती थी। तुमने हमें मज़ीद करीब नहीं किया। हम जहाँ थे और जैसे थे वैसे ही हैं। मोहब्बत और परवाह करने वाले, साथ ही मुख्तलिफ जज्बात रखने वाले, इख्तलाफ पैदा करने वाले, बहस में उलझने वाले, एक दूसरे की ऐसा कुछ बोल जाने वाले को मुकाबिल का दिल दुख जाए। हम हर मामले में ऐसे ही थे और ऐसे ही हैं।
हम एक दूसरे को कमियों, खामियों, बुराइयों और शिकायतों के बावजूद बर्दाश्त करते हैं, प्यार करते हैं, वही फैमिली है। और जो हमारे पास है वही परफेक्ट है। ये इतनी सीधी सादी और छोटी सी बात है, इसे ईमान बना लो तो फिर फजूल आइडियल गुमराह करेंगे, ना एहसास कमतरी भटकाएगा। फिर ये यकीन मयस्सर और ला हासिल में खुश रहने या इसे खुश बनाने का हुनर भी सिखा देता है। कनौत को यहाँ आने से पहले जितना सुमेरा पर गुस्सा आ रहा था वो सारा का सारा तरहम और तासुफ में ढल गया था। इसे अब भी इसकी मंतक समझ में नहीं आई थी और वो दरअसल नफ्सियाती मरीज़ थी, और शायद इस मर्ज़ का कोई नाम भी होता होगा जो वो इसकी फैमिली से इस कदर मुतासिर थी कि उसे अपने ख्याल जैसा बनाने के लिए ख़ुद ही एक फ़र्द को अलग करना लाजमी मान लिया जाता है। वो जो सोच कर आई थी इसके साथ ये करेगी वो करेगी, सब धरा रह गया। पहली बार किसी असल नफ्सियाती मसले वाले इंसान से मिली थी और अब तक इसकी बातों पर हैरान थी। वो अब भी ड्रामा कर रही है, सुमेरा के इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते ही इंतसार ने कहा, जहाँ वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स कर रही थी। किसी बात में लॉजिक है ना सेंस, इसलिए इतने दिन बची रही कि किसी का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। वाकई कोई लड़की हो सकती है। चूँकि शिकायती लेटर था तो इबाद यही समझता रहा कि ये कोई मेल दुश्मनी होगा, और वो खामोश थी। तुम्हें इसकी बातों पर यकीन आ गया? एक तो ताया ने रोक दिया कि इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी में कोई काउंटर कंप्लेन ना की जाए, और अब तुम इसकी दूसरी हमदर्द। इंतसार को ये अच्छा नहीं लगा था। मैं सोच रही हूँ एक बार इसकी फैमिली से मिलकर देखूँ, और अगर वो अच्छे समझदार लोग लगे तो इन्हें कहूँ कि सुमेरा को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। वो इसके बाद किसी और के साथ या दोबारा हमारे साथ ऐसा ना करे, इसीलिए मिल लेना चाहिए। इंतसार को इसका ख्याल मुनासिब लगा था। शहर से जाने के बाद इबाद को घर वालों के बाद सबसे ज़्यादा जिस बात की फ़िक्र थी वो ये कि निदा इस अफवाह को सच ना समझ ले। उन्होंने कभी एक दूसरे से इजहार नहीं किया था, मगर एक दूसरे के जज्बात से बेखबर भी नहीं थे। उसने निदा को पहले पैगाम भेजा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी वाहिद राजदां और सहारा बनती गई। जो आम दिनों में नहीं हो पाया था वो इस मुश्किल दौर में हो गया। इंतसार उस दिन फ़ोन में इबाद का नाम देखकर ही ठिठका था, फिर निदा को सब कहना पड़ा। इंतसार ने उसी वक्त इबाद से बात की थी। इबाद से मिलने के बाद इसने यूनिवर्सिटी का रुख किया कि शुरुआत जहाँ हुई थी सुराग और सिरा वहीं मिलेगा। बिला ताख़ीर चपड़ासी मुँह मांगी कीमत के बाद इस लेटर वाले का नाम बताने को तैयार हो गया, जिस पर अभी इबाद और इसके दोस्त ने सोचा ही नहीं था। वो गलत सिमत में ही चक्कर काट रहे थे। आलिया और दादी बस खुश थीं कि सच और इबाद दोनों सामने आ गए हैं। तो कब से चल रहा था ये सब। निदा सर झुकाई थी और कनौत इसके सामने कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। उनके जाने वाले दिन से। ओहो, इबाद भाई से देखो मैं कभी तुम्हारी नंद नहीं बनी, इसलिए तुम भी ऐसी कोशिश ना करो। निदा ने मुस्कुराते हुए सर उठाकर याद दिलाया। नंद क्या होता है? मैं तो तुम्हारी सहेली बन के पूछ रही हूँ, यानी मुझसे भी राजदारी। वो हालात ही ऐसे थे, वरना मैंने तो सोच रखा था। उनसे क्या कहना जब तुमसे कह सकती हूँ कि मुझे अपनी भाभी बना लो। इसकी बात पर रोकते रोकते भी कनौत के चेहरे पर तबस्सुम फैल गया। और तुम? निदा ने आगे आकर इसे टहोका मारा। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि उन्हें तुम्हारी शादी में आने से रोका था। वो वाकई वक्त पर पहुँच कर ये निकाह नहीं हो सकता कहने का प्लान बना चुके थे। तब तुमने हम दोनों के प्लान पर पानी फेरा था। अंदर आते इंतसार ने सुन लिया। ऐसा है तो दोनों फिर अपनी अपनी राह लो, मैं कह देती हूँ पापा से। वो उन्हें शेर होता देखकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। अरे निदा! कनौत इसके पीछे लपकी। इंतसार ने इसका बाजू पकड़कर रोका और निदा से कहा, हाँ हाँ कह दो, साथ ये भी कि सारा वक्त तुम्हें बात से राब्ते में थी। हाँ तो मैं क्या डरती हूँ। इसने धाड़ से दरवाज़ा बंद किया, फिर हाल में जाने से पहले पलट कर कुछ देर मुस्कुराते हुए बंद दरवाजे को देखा था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सरप्राइज़ देना था। इंतसार ने इसका बाजू आज़ाद किया। इस दिन जब मुझसे कहा कि रुक जाओ तो कितना गुस्सा आया था मुझे। गुस्सा क्यों? बात इतनी सी है कि हम मशरक़ी लड़कियां ज़बरदस्ती की शादी में भी अटैच हो जाती हैं, कमरे से या घर से, दोनों से, बशमूल सारे घर वालों के। वो तो मैं इसी दिन जान गया था जिस दिन तुमने माहम को सुनाई थी। वो मुस्कुराया और इसका मिजाज बिगड़ गया। ये वक्त है इसका नाम लेने का। हस्बे आदत घूर कर जाने लगी थी कि अब के इंतसार ने कलाई थाम के रोका। तुम नाम पर नहीं, जुमले के मायने पर तवज्जो दो। मायने के मामले में भी तुम बहुत कमज़ोर हो, खुद ही समझा दो। पता चला तुमने किसी और मतलब से कहा, मैंने कुछ और समझ लिया कुछ। निदा बाज नहीं आई। मैं तुम्हें इबाद भाई के साथ देखकर जान गई थी। ये इसके लिए वाकई सरप्राइज़ था। इंतसार जैसा सहल पसंद और लाउबाली इंसान
اتنے ٹیढ़ے میढ़ے کام کامیابی سے پورے کرنے لگے تو اس کا جواز معمولی نہیں ہوتا۔ نہ یہ تبدیلی عارضی تھی۔ کبھی کبھی کچھ مختصر باتیں سمجھانے کے لیے قسمت کی پلاننگ بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ جیسے حسین کی تعریف اور محبت کے معنی جاننے کے لیے کتنا زگ زیگ ناچنا پڑا مجھے۔ قنوت نے شرمیلی سی مسکراہٹ چھپائے سر جھکایا۔ یار تم اگر ایسے کرو گی تو، اس نے کہتے ہوئے اس کی کلائی اوپر اٹھائی اور قنوت نے تیزی سے کہا، تم پھر وہ واہیات حرکت مت کرنا۔ اس رفتار اور بے ساختگی سے زبان پھسلی تھی کہ وہ خود ہی خجل ہو گئی۔ مجھے واقعی اچھا نہیں لگتا۔ انتصار کی شکل دیکھ کر وہ منمنائی۔ ان دونوں کے ہاتھ فضا میں معلق تھے اور وہ جس طرح سوچ رہی تھی انتصار کو ہنسی آ گئی۔ ویسے میں نے کبھی کی تو نہیں۔ کیا یہ واہیات حرکت؟ انتصار نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر دائیں طرف رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلی وہ پھر گویا ہوا۔ کہیں تمہاری ڈکشنری میں واہیات حرکت کا مطلب کچھ اور تو نہیں؟ ہاں؟ قنوت نے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر مارا۔ کیا؟ انتصار نے اس کے ہاتھ پر گرفت تنگ کرتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے وہ حرکت جس کے بعد قنوت ایک ہفتہ کے لیے نیدا کے کمرے میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بھرپور مسکراہٹ اس کی سمت اچھال کر ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ بیوی ظالم ہو سکتی ہے، بہن نہیں۔ نیدا تمہیں کمرے سے نکال دے گی۔ وہ پر امید تھا۔ مجھے اپنے معاملات سے اب تو باہر رکھیں۔ عادتاً دہاڑ سے دروازہ کھول کے اندر آئی۔ ہاں، دونوں کی چیخ ایک ساتھ نکلی تھی۔ ہم تمہاری تعریفیں کر رہے ہیں، تم چھپ چھپ کے باتیں سن رہی ہو۔ اتنی فارغ نہیں میں۔ وہ پلٹی۔ آ جائیں خالہ۔ ملازمہ اندر آئی۔ ہم یہ صوفہ باہر لے جانے آئے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تمہیں صوفے سے کیا دشمنی ہے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پیچھے سے عقیلہ کی جھنجھلائی آواز ابھری۔ ممی بھائی گھر میں ہوں تو وہ ہمیں ساتھ گپے لگانے نہیں دیتے، کام میں ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے یہ میں اپنے کمرے میں لے جا رہی ہوں۔ ہم وہاں محفل جمائیں گے۔ اس نے دور کھڑے انتصار اور قنوت کو دیکھ کر تائید چاہی۔ ہے نا؟ ہاں، دونوں نے یک زبان ہو کر دل و جان سے تائید کی تھی۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔